आज का यह कार्यक्रम हमारा मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन परियोजना अंतर्गत प्रायोजित है, जिसका आयोजन महाविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग, समाजशास्त्र एवं इतिहास विभाग के संयुक्त तत्वाधान में किया जा रहा है। और आज हमारे बीच अधिकार और लोकतंत्र विषय पर संवाद करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दो व्यक्ति उपस्थित हैं, जिनमें से प्रथम है हमारे डॉक्टर कमल नयन चौबे सर, जो कि दयाल सिंह कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। और उनके साथ संवाद के लिए उपस्थित हैं डॉक्टर तरुशिखा सर्वेश मैम, जो कि एडवांस सेंटर फॉर विमेन्स स्टडीज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। और मैं आप दोनों का ही बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे इस संवाद कार्यक्रम में। हमारे बीच हमारे महाविद्यालय के छात्रों के अतिरिक्त देवनागरी कॉलेज बुलंदशहर से पीयूष त्रिपाठी सर और आगरा कॉलेज से डॉक्टर अनूप सिंह सर भी उपस्थित हैं। उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। ज़्यादा समय ना गंवाते हुए मैं डॉक्टर अनूप सिंह को आमंत्रित करना चाहूँगी कि वे हमारे वक्तागणों का संक्षिप्त परिचय दें, और ताकि हम इस संवाद कार्यक्रम का शुरू कर सकें। अनूप सर, आप सुन पा रहे हैं? जी मैम, थैंक यू मैम। हाँ सर, आप आमंत्रित हैं सर हमारे वक्तागणों का परिचय देने के लिए। प्लीज वेलकम। थैंक यू मैम। आप सभी को गुड इवनिंग। और जैसा कि मुझे जिम्मेदारी दी गई है कि मैं अपने महान वक्तागणों के बारे में कुछ बताऊं, और सच कहूं तो मैं जब सीवी देख रहा था तो मुझे बहुत समय लगा अपने दोनों ही एक्सपर्ट्स के बारे में इतना कुछ देखने समझने के लिए। जैसे हमारी पहली स्पीकर जो डॉक्टर तरुशिखा सर्वेश मैम है, आप अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में एडवांस सेंटर फॉर विमेन स्टडीज में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। और मैम की पीएचडी डिग्री जीबी पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई है। आपका स्पेशलाइजेशन मैम जेंडर स्टडीज और मल्टीपल मार्जिनलिटीज तथा सोशल एक्सक्लूजन पर है। वर्तमान में आपके अंडर में 4 शोधार्थी रिसर्च कर रहे हैं, जिनका आप सुपरविजन कर रही हैं। आपके पास टीचिंग के साथ साथ जो शैक्षणिक कार्यों के अलावा प्रशासनिक कार्य होते हैं शिक्षा विभाग से संबंधित, उनमें भी आपका एक लंबा एक्सपीरियंस है, आपने अच्छा कंट्रीब्यूट किया हुआ है। आप आईसीएसआर फंडेड वर्तमान समय में भी एक प्रोजेक्ट कर रही हैं, और पहले भी आपने एक प्रोजेक्ट पूरा किया हुआ है। और मैम के पब्लिकेशंस के बारे में बात करें तो आप राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित मैगजीन्स में आपने कई आर्टिकल्स पब्लिश किए हुए हैं। उसके अलावा जो ऑनलाइन पेपर पब्लिश होते हैं, उसमें मैम के 25 से अधिक रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके हैं। उसके अलावा मैं देख रहा था कि मैम की 3 कविताएं या कविताओं की किताब भी पब्लिश हो चुकी है, तो जो बहुत अच्छा है कि एक विदुषी महिला होने के साथ साथ अपने विषय के अलावा कविता लेखन भी है। उसके अलावा मैम की एक बहुत लंबी लिस्ट है जो मैम ने कॉन्फ्रेंस और सेमिनार में एज लेक्चरर या एज पार्टिसिपेंट उसमें एक लेक्चर दिया हुआ है। और मैम को 2 अवार्ड मिल चुके हैं, यंग एजुकेटर अवार्ड और स्मार्ट पर्सन का अवार्ड भी मिल चुका है। सच कहूँ तो मैम थोड़ा सा इतना कम समय में आपके बारे में इतना कुछ बता पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, इसके लिए आप क्षमा कीजिएगा। आपका आज के डिबेट में बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। बहुत शुक्रिया अनूप जी, थैंक यू मैम। हमारे जो दूसरे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर कमल नयन चौबे सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आप दयाल सिंह कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में वर्तमान में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर कार्यरत है। स्नातक की शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्राप्त करने के पश्चात आपने परास्नातक एमफिल पीएचडी आपने दिल्ली विश्वविद्यालय से पूरा किया हुआ है, और आपने अपना पोस्ट डॉक्टोरल डिग्री नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी से प्राप्त किया है। और सर का भी टीचिंग में एक बहुत लंबा रिकॉर्ड है। आपने दिल्ली विश्वविद्यालय के बड़े ही प्रतिष्ठित कॉलेजेस दयाल सिंह कॉलेज, रामजस कॉलेज, लेडी श्री कॉलेज फॉर वीमेन आदि में अध्यापन कार्य किया हुआ है। सर की 2
सेल्फ रिटेन बुक्स पब्लिश हो चुकी हैं। उसके अलावा सर ने कुछ बुक्स में एडिटेड चैप्टर भी लिखे हैं। कई किताबों में सर ने अनुवाद भी किया हुआ है, ट्रांसलेशन किया हुआ है। उसके अलावा सर के एक लंबी लिस्ट है जिसमें उन्हें इंसाइक्लोपीडिया में उनके रिसर्च आर्टिकल्स को एंट्री मिली हुई है। और साथ ही साथ सर कई राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार एवं संगोष्ठियों में विशिष्ट वक्ता के रूप में भी आमंत्रित किए जा चुके हैं। और वर्तमान में सर आप ICSSR फंडेड एक रिसर्च प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम एंड क्वेस्ट फॉर सेल्फ डिपेंडेंट ट्राइबल कम्युनिटीज PESA और FRA के विशेष संदर्भों में। सर आपकी उपलब्धियों में इतने कम समय में प्रकाश डालना बहुत मुश्किल काम मुझे दिया गया है। इसके लिए मैं आपसे भी क्षमा प्रार्थी हूँ और आपका बहुत ही हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। श्री कमल चौबे को धन्यवाद। हालांकि इसकी भी जरूरत नहीं थी, सिर्फ इतना ही बोल देना काफी था। सर बहुत मुश्किल है। आप जैसे इतने डीप नॉलेज रखने वाले लोगों के बारे में 2-3 मिनट में कुछ बता पाना वही सूरज को दिए दिखाने जैसा है। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। थैंक यू। अच्छा मैम आगे की कार्यवाही के लिए आगे शुरुआत की जाए। जी ठीक है। कमल नयन सर नमस्कार। नमस्ते सर। तो हम लोग इस तरह से कुछ बातचीत करेंगे और क्योंकि कॉन्फ्रेंस और टॉक्स तो बहुत होती रहती हैं और अपनी अपनी बात हम लोग बस कह देते हैं, लेकिन उतना एंगेजमेंट नहीं हो पाता है बाकी लोगों का भी, और एक कोई बहुत बात गहराई तक नहीं हो पाती है। तो हम लोगों ने यही सोचा कि इस पर, क्योंकि कमल सर का इतना ज़्यादा काम है और इतना इन डेप्थ काम है, तो कुछ शायद हम लोग एक दूसरे से सवाल जवाब करें, अपनी बात रखें, तो एक डायलॉग की तरह हो जाए जिसमें कि कोई इंडिविजुअल की अहमियत नहीं है, मुद्दों की अहमियत ज़्यादा होती है। किसने क्या कहा, किसने कहा ये उतना ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन बात क्या हुई ये ज़्यादा ज़रूरी बात है। तो हम लोग बात पर ध्यान रखते हुए और इसमें एक डायलॉग की तरह हम लोग कोशिश करते हैं चीज़ों को समझने की, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं जो हम लोग कोशिश करेंगे कि उनको रिप्रेजेंट करें, जो हमें रोज़ सुनने को मिलते हैं, चाहे हमारे स्टूडेंट्स के ज़रिए, चाहे कहीं भी। और आज के दौर में जहाँ पर ग्लोबलाइजेशन का दौर है और इतनी तेज़ी से चीज़ें बदल रही हैं, चाहे वो आइडेंटिटी की बात हो, इकोनॉमिक्स की बात हो, पॉलिटिक्स की बात हो, राइट्स की बात, तो खैर राइट्स, और सर का FRA पर काम है तो इकोलॉजी की भी बात हम लोग करने की कोशिश करेंगे। तो सर सबसे पहले मैं इससे शुरुआत करती हूँ कि सर डेमोक्रेसी आजकल बहुत लग रहा है सबको कि उतना काम शायद नहीं कर पा रही है क्या, कि ज़्यादातर मुद्दों को वो नहीं संभाल पा रही है। तो आपसे मैं एक ये पहला मैं भी कोशिश करती हूँ, आप एक बार इस पे अपनी बात कहें, फिर मैं भी कुछ कहने की कोशिश करूंगी कि डेमोक्रेसी को लेकर आजकल सबके मन में बहुत सवाल आ रहे हैं कि ये जो लोकतांत्रिक ढांचा है ये क्या चीज़ों को संभाल नहीं पा रहा है, खुद को भी नहीं संभाल पा रहा है। क्योंकि हम चाहे अपने देश में चाहे बाकी वर्ल्ड ओवर अगर देखें तो डेमोक्रेसी होते हुए जो उसका एसेंस है वो सब होते हुए भी जो हम टेक्निक है डेमोक्रेसी की, उसमें कहीं ना कहीं कुछ देख रहे हैं, डाउट आ रहा है लोगों के मन में। मेरी आवाज आ रही है? नमस्कार दर्शिका जी। और एक तो मैं यही अनुरोध करूंगा, जब हमारी कल बात हुई तभी मैंने कहा था कि प्लीज आप सर ना कहें, तो मेरा नाम कमल है तो आप उसी नाम से पुकार सकती हैं। तो ये चर्चा का जो विषय है उसमें हम लोगों ने यही तय किया है कि हम कुछ मुद्दों पे अपनी बातों को साझा करेंगे। शायद जब मैं और मुझे जो बताया गया है उसमें जो प्रमुख बात है वो यही है कि राजनीति विज्ञान विभाग के विद्यार्थी इसमें ज़्यादा हैं और उसके और दूसरे विभागों के विद्यार्थी भी होंगे। तो जो भी हम बात करेंगे अगले 40-45 मिनट में, और जो आपके सवाल से भी आया, वो कुछ व्यवहारिक बातें होंगी और शायद जो हम पढ़ते हैं उससे जोड़कर उन बातों को कहना चाहेंगे।
तो अगर हम अपने देश में लोकतंत्र की बात करें तो उसमें बहुत तरह की समस्याएं तो शायद हम सब लोगों को दिख रही होंगी, लेकिन जब भी हम लोकतंत्र का अध्ययन सिद्धांत के रूप में करते हैं तो उस अध्ययन में हम एक प्रोसीजरल डेमोक्रेसी की बात करते हैं कि प्रक्रियाएं हैं, चुनाव समय पर हो रहे हैं, हर एक तरह की संस्थाएं हैं और संस्थाएं अपनी भूमिका को निभा रही। मिसाल के तौर पर पार्लियामेंट है या सुप्रीम कोर्ट है या इलेक्शन कमीशन है, तो इन सब की भूमिका तय है और ये सभी के सभी अपनी भूमिकाओं को सही तरीके से निर्वाह कर रही हैं। एक समय के बाद चुनाव हो जा रहा है, चुनाव के बाद जो सरकार में होता है अगर वो चुनाव हार जाता है तो वो बड़े आराम से सत्ता छोड़ देता है। कई तो देशों में यह भी बड़ी समस्या रही है कि अगर जो सत्ताधारी दल होते हैं वो चुनाव हार जाते हैं तो वो सत्ता फिर छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं। लेकिन आमतौर पर हमारे देश में ये प्रक्रिया लगातार चलती रही एक छोटी अवधि के लिए, जैसे हम इमरजेंसी की अवधि के रूप में जानते हैं 1975 से लेकर 77 तक की अवधि, उसको छोड़ दे तो कभी भी ऐसा नहीं लगा कि हमारे देश में लोकतंत्र का जो प्रक्रियात्मक पहलू है उसको खतरा हुआ। दूसरा जिसको हम सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी के रूप में समझ सकते हैं वो ये है कि क्या वास्तव में लोगों को जो अधिकार मिले हुए हैं एक लोकतांत्रिक समाज में वो उसका उपयोग कर पा रहे हैं, क्या वे वास्तव में मिसाल के तौर पर हमारे देश में फंडामेंटल राइट्स की बात है और उसको उन अधिकारों को उपयोग करने के लिए कुछ पूर्व स्थितियां होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर कोई व्यक्ति अशिक्षित है या उसके सामने रोजी रोटी का संकट है तो हम उससे यह उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो बोलने की आजादी को जरूरत से ज्यादा महत्व दे पाएगा या बहुत कम महत्व दे पाएगा वो उसको। तो ये भी एक ऐसा सवाल है जिसको कि हमारे देश में लगातार उठाया जाता रहा है और अगर आप भारत के बारे में हुए अध्ययनों को देखेंगे तो उसमें आप ये पाएंगे कि लगातार खासतौर पर 90 के दशक के बाद इस बारे में जोर दिया जाता रहा है कि जो पिछड़े समूह हैं उनका उभार हो रहा है। उत्तर प्रदेश और बिहार को लेकर जो क्रिस्टोफ जेफरी लॉ ने कहा कि एक साइलेंट रेवोल्यूशन हुआ है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के भीतर, तो इस तरह की बातें लगातार आई हैं और कई विद्वानों ने इसके बारे में बात की है। लेकिन जो आपका सवाल है, अभी पीछे में मुकुलिका बनर्जी की एक किताब का रिव्यू कर रहा था तो उसमें उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें बताई हैं जिसमें कि हम सब उनसे वाकिफ भी हैं और वो प्रक्रियात्मक लोकतंत्र के खतरे में होने की ओर संकेत करती हैं। जैसे खतरे में इसलिए नहीं कि चुनाव होना बंद हो गए, खतरे में इसलिए नहीं कि अगर चुनाव हो रहे हैं तो सब लोग चुनाव में खड़े नहीं हो सकते हैं या चुनाव प्रचार नहीं कर सकते हैं, ये आजादी बनी हुई है। लेकिन बहुत छोटे बादलाव हुए हैं जिसके चलते कई बार लगता है कि चुनाव का जो पड़ला है वो एक तरफ झुक गया है। जैसे मिसाल के तौर पर एक बात जो मुकुलिका बनर्जी ने बताने की कोशिश की है वो ये कि आज के दिन में यह पता लगाना बहुत ही आसान है किसी भी नेता के लिए कि उस एक खास इलाके में उसे कितने वोट मिले और वो ईवीएम मशीन के द्वारा, क्योंकि शायद पहले जो वोट होते थे उनको एक साथ मिला दिया जाता था, लेकिन अब चूंकि ईवीएम मशीन के साथ ही नहीं होता है तो वो जो एक प्रक्रिया में जो गोपनीयता की बात होती है वो नहीं रह पाती है। और आप लोग को याद होगा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव जब 2022 में हो रहा था तो ये मुद्दा उठा था कि एक नेता ने कहा था कि आप लोग फायदा भी ले लेते हैं और वोट भी नहीं देते। तो ये एक छोटी समस्या है, लेकिन फिर इलेक्टोरल बॉन्ड्स की समस्या सामने आती है। उसके कारण भी ऐसा लगता है कि कुछ दल जो हैं उनके पास बहुत सारे संसाधन हैं और जब हम ऐसी बात करते हैं तो अक्सर हम कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की तुलना करते हैं और हम देखते हैं कि अच्छा बीजेपी के पास बहुत संसाधन है, कांग्रेस के पास भी है लेकिन उसकी तुलना में कम है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में हम ऐसे किसी दल की कल्पना नहीं कर सकते हैं जो जमीनी स्तर पर क्राउड फंडिंग के द्वारा चुनाव लड़े और वो जीत जाए। तो ये भी एक प्रक्रियागत सीमा को ही दिखाता है। तो मुझे लगता है कि जो प्रक्रियाएं हैं उसको दुरुस्त करने की काफी जरूरत है और उस पर गहराई से काम करने की जरूरत है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो लोकतंत्र जो है, जो कि हम लोग लोकतंत्र के सिद्धांत में भी पढ़ते रहे हैं कि एक एलिटिस्ट फेनोमेना बन के रह जाएगा और कुछ समूह हैं जो आपस में सत्ता की अदला बदली कर रहे हैं। कई बार वो कर सकते हैं, कई बार वो नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन जो वास्तविक अर्थ में एक ऐसे चुनाव की परिकल्पना करना मुश्किल होता जा रहा है जहां पर एकदम से कोई नया उम्मीदवार आए और वो कहे कि उसके पास
चुनाव आयोग ने जो सीमा तय की है उससे सीमित पैसा है और वो चुनाव जीत सकता है, तो वो थोड़ा मुश्किल है। और इसके अलावा ईवीएम को लेकर कई सवाल होते रहे हैं, हालांकि मैं उस पर भी गहराई से नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा उस पर अध्ययन नहीं है और मैं आमतौर पर हम लोग राजनीतिक बयानबाजी ही इसके बारे में सुनते हैं, और अक्सर मुझे लगता है कि जब सारे राजनीतिक दलों को ऐसा लगता है तो क्यों नहीं एक व्यवस्थित अध्ययन कराते इस मामले में। तो मुझे ये लगता है कि ये एक प्रक्रिया के संदर्भ में कई तरह की जो सीमाएं आई हैं उसमें मैंने 2-3 बिंदुओं को सामने रखने की कोशिश की है। तो ये एक तो मैं इसको इस रूप में रखूंगा, आगे आप जिस जी बिल्कुल। तो यही कहा जाता है, जैसे आपने कहा कि इंस्टीट्यूशंस में बहुत सुधार की जरूरत है अगर डेमोक्रेसी अच्छी तरह से फंक्शन करनी है। तो यही देखा जा रहा है कि जो रिसर्चेस हैं वो भी यही दिखा रही हैं कि जो करप्शन लेवल्स हैं वो डेमोक्रेसी में और लिबरल डेमोक्रेसी में जैसा हम देखते हैं कि वो बहुत चेक में नहीं रह पाते हैं, इसलिए कई बार डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर हमें दिखता है कि लगता है कि ये फेल होते दिख रहा है और कई लोगों का रुझान अथॉरिटेरियन रेजिम्स की तरफ जाने लगता है कि शायद कोई एक इतनी कंट्रोलिंग अथॉरिटी हो कि सबको बिल्कुल ठीक कर दे। और जैसे आपने कहा कि समय वैसे तो प्रोसीजरल डेमोक्रेसी समय पर चल रही है, चीजें हो रही हैं अपने वक्त पर जैसे होना चाहिए। तो यहाँ पे एक चीज आती है कि कंसेंसस वर्सेस जस्टिस। तो कंसेंसस तो हम डेमोक्रेसी में बना लेते हैं, जैसे आपने कहा चाहे तो वो एलीट रिप्रेजेंटेशन का ही हो, लेकिन हमें कंसेंसस तो दिखता है, लेकिन डेमोक्रेसी में कंसेंसस काफी है जस्टिस के लिए, राइट्स के लिए, वो हम अभी अचीव नहीं कर पा रहे हैं, जबकि इतना लंबा डायलॉग है। कमल नयन जी आपको मैं कहती हूँ, फिर आप सर कह रहे हैं कि ना कहूँ तो आपका काम फेमिनिस्ट स्टडीज में भी रहा है और जो डायलॉग रहा है राइट्स के लिए, जब हमने देखा कि चीजें बेहतर हो गई थी और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस डेवलप होना शुरू हो गए थे, ह्यूमन राइट्स की बात आ गई थी, डिक्लेरेशन फॉर्मुलेट होने लगा था, लेकिन फिर भी उसमें एक्सक्लूजन था। तो डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है कि हमेशा इंक्लूजन रहेगा और सबकी आवाज हम एक जगह कर पाएंगे, एक प्लेटफॉर्म पे ला पाएंगे। तो उसमें एक्सक्लूजन का भी बहुत चांस है। एक्सक्लूजन थ्रू प्रोसीजर, जैसे कि हम लोगों ने कई बार देखा है, चाहे वो चार्ल्स टेलर के थ्रू हो या जितने भी नए थिंकर्स हैं वो भी बात करते हैं कि कैसे प्रोसीजर के थ्रू ही, लेकिन हम सब एज सिटीजन्स और एज सोसाइटी मेंबर्स, उसमें कुछ लोग हैं जो रूल्स को देख पाते हैं, उसको स्क्रूटनाइज कर पाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को लगता है, अब जो नैरेटिव सुनने में आता है कि अब रूल है तो है और उसको तो फॉलो करना ही है। और कई बार आप जब बात करने जाएं लोगों से फील्ड पर, तो उनको भी लगता है कि अब ऊपर से जो चीजें आ रही हैं तो ठीक ही होंगी, हमें तो इतना पता नहीं होता है। तो यहाँ पर जो चीज एक पैटर्न बन रहा है वो डेमोक्रेटिक एस्पिरेशन के लिए मैच्योर नहीं लग रहा है, वो डेमोक्रेटिक एस्पिरेशन के लिए कंड्यूसिव लग रहा है। क्योंकि अगर लोगों को ये लगेगा कि अच्छा ऊपर से जो चीजें आ रही हैं, फिर तो हमने जितना भी अभी तक अचीव किया था वो वापस रेत की तरह, जिगमंड बॉमन जैसे कहते हैं कि हम एक तरह से रेत पे चल रहे हैं और जितना आगे जा रहे हैं उतने हमारे कदम पीछे भी होते जा रहे हैं। तो उसके लिए बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है। तो सर, ये जो हमें लग रहा है कि जो प्रोसीजरल डेमोक्रेसी है, प्रोसीजरली भी जो एक्सक्लूजन आ रहा है और उस पर कंसेंसस बन रहा है और जो पॉपुलिस्ट सेंटिमेंट्स हैं वो उनको लेजिटिमेसी मिल रही है। तो यहाँ पे 2-3 बातें आ रही हैं, डेमोक्रेसी, लेजिटिमेसी और राइट्स। तो किनके राइट्स एक्सक्लूड हो रहे हैं, किनके इंक्लूड हो रहे हैं, उस पे कंसेंसस बन तो बहुत आसानी से रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो स्टेट को अकाउंटेबल कर सकते थे प्लेटफॉर्म्स, जैसे चाहे वो मीडिया को हो, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हो, वो सब बहुत अलाइंड हैं इस कंसेंसस को बनाने के लिए। तो इस दौर में आपको क्या लगता है कि क्या एफर्ट्स हो सकते हैं, या सब कुछ ही बहुत मीनिंगलेस लग रहा है कि जैसे कहा जाता है कि ऑल दैट इज सॉलिड डिसअपियर्स इनटू थिन एयर, कि जो भी हमें लग रहा था कि हमने कुछ कॉन्क्रीट कर लिया है, कुछ कंसोलिडेट कर लिया है, वो वापस से हमें इवेपोरेट होते दिख रहा है, वो लिक्विफाई होते दिख रहा है। तो इसमें क्या लग रहा है कि जो कंसेंसस बन पा रहा है, तो कंसेंसस और जस्टिस के बीच में बहुत गैप नजर आ रहा है।
नहीं, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर आपने बात रखी है। मुझे ये लगता है कि आपने भी पॉपुलिज्म शब्द का इस्तेमाल किया और ये जिस सेंस में हम अपने लोकतंत्र को देख रहे हैं, वहाँ पर असल में मुझे लगता है कि जो आपने पहली बात कही कि प्रक्रियात्मक लोकतंत्र या प्रोसीजरल डेमोक्रेसी में कुछ सीमाएँ हैं। तो उन सीमाओं के बारे में हम लोगों ने बात की, लेकिन मुझे कई बार ये लगता है कि हम सब लोगों ने या हम में से अधिकांश लोगों ने मौन सहमति के साथ जो जिसे आप कंसेंसस कह रही हैं, इस बात को स्वीकार कर लिया है कि लोकतंत्र जो है वो प्रोसीजरल डेमोक्रेसी ही है। उससे अलग यानी कि अगर प्रोसेसेस सही तरीके से चल रहे हैं, तो उसके बाद लगता है कि बाकी सारी चीजें निरर्थक हैं। और उसमें फिर जो इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थाएं जो हैं, जो न्याय देने वाली संस्थाएं हो सकती हैं या जो न्याय के लिए कानून बनाने वाली संस्थाएं हो सकती हैं, उन पर भी थोड़ा-थोड़ा इसका प्रभाव दिखता है। और वो एक अलग चर्चा का मुद्दा है और उस पर हम बहुत ज़्यादा अपनी संस्थाओं की भूमिका को आलोचनात्मक तरीके से समझ सकते हैं। मिसाल के तौर पर अकादमिक स्तर पर भी बहुत ज़्यादा जुडिशरी की भूमिका को लेकर अध्ययन हुआ है कि कैसे एक समय में पीआईएल उभर कर सामने आता है 1980 के दशक में, यानी कि जनहित याचिका जिसे हम बोलते हैं, और बाद में उसी जनहित याचिका का स्वरूप बिल्कुल बदल जाता है और एक समय में जो न्यायालय हर तरह के मुकदमों को सुनने के लिए तैयार था एक पोस्ट कार्ड के मैसेज के आधार पर, वही न्यायालय अब ऐसे मुद्दों को भी टाल जाता है जो बिल्कुल न्याय से जुड़े होते हैं। तो एक अलग विषय है जो और लोकतंत्र से जुड़ा हुआ विषय है, जिसको हो सकता है हम आगे बात करें या बाकी जो हमारे साथी यहाँ बैठे हुए हैं वो इसके बारे में और अध्ययन कर सकते हैं और जो जानते हैं उसको थोड़ा-सा आलोचनात्मक तरीके से सोचने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो जिसे आप कंसेंसस कह रही थी, मैं उस बिंदु पे वापस आऊँगा कि हम ये देख सकते हैं कि हमारे देश में प्रोसीजरल डेमोक्रेसी को बहुत गंभीरता से ले लिया गया है और हम में से अधिकांश एक पैसिव सिटीजन में तब्दील होते जा रहे हैं। मैं अपने कॉलेज की बात करूँगा या अपनी यूनिवर्सिटी की, दिल्ली यूनिवर्सिटी की, और शायद अभी तो यूजीसी ने पूरे देश में 4 ईयर प्रोग्राम लागू कर दिया है। और 4 ईयर प्रोग्राम को मैं फर्स्ट ईयर को पढ़ाता हूँ और उस 4 ईयर प्रोग्राम में लगता है कि बस क्लास शुरू हुई और हम रेस में लग गए हैं और उसमें चर्चा के लिए कोई जगह नहीं है। आप पूरी तनाव में रहते हैं कि अच्छा सिलेबस पूरा करना है, क्योंकि जहाँ हफ्ते में पहले 5 क्लासेस होती थी वो अब 3 हो गई हैं। लेकिन इसका विरोध नहीं दिखता है। हम सब लोग ये मान कर चलते हैं कि अब ये तो जो आप बोल रही थी कि ये तो डिसीजन ले लिया गया है ऊपर से, तो हमें तो पढ़ाना है। और ये जो एक स्वीकार करने की भावना है और जो विरोध नहीं करने की भावना है, वो विरोध मैं कहूँगा कि बहुत पढ़े लिखे जो तबके हैं उसमें, और हम सब इसको देख सकते हैं, इसको कन्फर्मिज्म ही मैं कहना चाहूँगा कि जो चल रहा है वो ठीक है, उससे हम अपनी सहमति रख रहे हैं और थोड़ा बहुत हो सकता है इसमें डर का भी एलिमेंट हो कि लोग एक छोटे फेसबुक पोस्ट को भी लिखने में कतराते हैं, सार्वजनिक जगहों पर नहीं दिखना चाहते, को विरोध कर रहे हैं। और कई बार लोग सच में मानते हैं कि हाँ ठीक है, सरकार चुनी गई है और अगर उसने कुछ नियम या कुछ कानून बनाए हैं तो उसका पालन करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र जो है वो वास्तव में जो लोग प्रक्रियाओं के कारण बाहर छूटते हैं या जिन तक न्याय नहीं पहुंच पाता है, वो तभी सार्थक रूप में इन सब चीजों में अपने आप को सामने ला सकते हैं जब वो खुद और बाकी सारे लोग, जैसे आपने कहा सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं, वो थोड़ी बहुत मिला जुला कर उस आवाज को आगे बढ़ाएं कि कैसे जो चीजें प्रक्रिया के द्वारा सामने आ रही हैं उसमें भी कमियां हैं और उसको और दुरुस्त करने की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि हमारे देश की मौजूदा समय में मैं फिर से ये कहूँगा कि प्रक्रियात्मक लोकतंत्र को लोगों ने ज्यादा गंभीरता से ले लिया है। नागरिक समाज पहले जितना वाइब्रेंट और जितना सक्रिय दिखता था, उसमें भी एक तरह की खामोशी छा गई है। खामोशी का बड़ा कारण मैं डर की बजाय इसी चीज को मानूंगा कि एक तरह की सहमति सी बन गई है कि जो चीजें हो रही हैं वो उस रूप में होनी चाहिए और ये किसी भी लोकतंत्र के लिए एक घातक सी स्थिति है। मुझे लगता है कि अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, कोरोना काल का एक उदाहरण दूंगा मैं, जब एक डोनाल्ड ट्रंप का एक इंटरव्यू काफी वायरल हुआ था जो वहां के पत्रकार उनका ले रहे थे और वो डेटा के साथ बहुत तीखे सवाल उनसे कर रहे थे, लेकिन हमारे देश में इस तरीके से जो नेताओं को जवाबदेह ठहराने की जो बात है वो काफी कम हुई है।
ऐसा आमतौर पर ऐसा इंटरव्यू सामने नहीं आता है जहां पर पत्रकार नेताओं को घेर सकें और उनसे पूछ सकें कि आपकी जो जवाबदेही है लोगों के प्रति। और मुझे लगता है कि ये ऐसा अब एक मुख्यमंत्री के साथ भी नहीं होता है, एक छोटे सांसद के साथ भी ऐसा नहीं हो पाता है आमतौर पर। हम बड़े नेता या प्रधानमंत्री की बात तो छोड़ ही दें। तो इसका कारण यह है कि शायद जिस रूप में सवाल पूछा जाना चाहिए उस रूप में सवाल पूछने की प्रवृत्ति थोड़ी कम हुई है। ये कहने के साथ मैं ये नहीं कहूंगा कि ऐसे सवाल नहीं उठाए जा रहे हैं, लोग हैं जो इस तरीके के सवाल उठा रहे हैं, न्याय का प्रश्न लगातार प्रासंगिक बना हुआ है। लेकिन ये जरूर है कि जिसे हम मुख्य धारा के चिंतन को के रूप में लिख सकते हैं, अगर हम अपने जहाँ पढ़ाते हैं उसके स्टाफ रूम की बात करें, जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ के आस पड़ोस की बात करें, या मध्य वर्ग की बात करें मोटे तौर पर, तो वहाँ इस तरह का कॉन्फॉर्मिज्म जरूर दिखता है, जिसका प्रसार पॉपुलिज्म के माध्यम से और तबकों में हुआ है। और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग जो विद्यार्थीगण यहाँ बैठे हैं पॉपुलिज्म के अर्थ को समझ रहे होंगे। ये आवश्यक रूप से एक नकारात्मक शब्द नहीं है। इसका मतलब यह होता है कि कुछ ऐसे मुद्दों को लोगों के लिए उठाना जिसमें कि लोग सीधे थोड़ा भावनात्मक स्तर पर या अपनी जरूरतों के कारण जुड़ा हुआ महसूस करें, लेकिन इसमें बहुत गहरे और तर्क बुद्धि या रीजन के साथ विवेक का अभाव होता है। तो ऐसे कई पॉपुलिस्ट मुद्दे हो सकते हैं, अनाज दे देना या मंदिर मस्जिद का मुद्दा उठा देना या पड़ोसी देश से खतरे का मुद्दा उठा देना और एक मजबूत नेता के प्रति समर्पण का मुद्दा उठा देना। तो इसमें एक तो बात ये हो गई कि इसमें नकारात्मक चीजों की जगह हो सकती है, पर इसकी भूमिका सकारात्मक भी हो सकती है, क्योंकि ये सीधे तौर पर जो चीजें जनता को अपील करती हैं उससे जुड़ा हुआ है। तो पॉपुलिज्म आवश्यक रूप से एक नकारात्मक परिघटना नहीं है, लेकिन जब इसकी मात्रा थोड़ी बढ़ जाती है तो ये कई तरह के जो लोकतांत्रिक या आलोचनात्मक विमर्श हो सकते हैं उसकी संभावना को ये खत्म कर सकता है। तो ये मेरी समझ है, आप लोग अपने तरीके से पढ़कर इसको और समझ सकते हैं, पर बहुत सारे विद्वानों ने, जैसे पार्थ चटर्जी उसमें प्रमुख हैं, वर्तमान समय में जो हमारे लोकतंत्र की दशा है उसको समझने के लिए पॉपुलिज्म की अवधारणा का इस्तेमाल किया है। जी बिल्कुल। और पॉपुलिज्म जैसे आपने बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरह से इसको समझाया कि ये जरूरी नहीं है कि हमेशा नेगेटिव हो, ये हो जाता है, इसमें बहुत चांस हो जाता है नेगेटिविटी का, और क्योंकि अगर इन्फॉर्म्ड सेंटिमेंट्स नहीं हैं तो वो कई बार फिर एक धारा में बह जाते हैं। और जैसे कि अगर बहुत यहाँ पे यंग लोग भी हैं और अगर युवाल नोआ हरारे को पढ़ते हो तो उन्होंने भी कहा कि हिस्ट्री भी हमें कई बार एक पॉपुलर मीडियम के थ्रू और पॉपुलिस्ट अंडरस्टैंडिंग के थ्रू समझानी पड़ सकती है। तो उनकी जो बुक थी उन्होंने उसको फिर से कार्टून्स के थ्रू, एनिमेशन के थ्रू समझाने की कोशिश की। तो पॉपुलिज्म एक कंस्ट्रक्टिव काम के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, बस हाँ इसमें गुंजाइश जरूर रहती है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि बहुत इन डेप्थ रिगर नहीं होता है, डायलॉग का उतना चांस नहीं होता है। तो अगर आपने उसको गलत काम के लिए या गलत आइडियाज के लिए इस्तेमाल कर लिया तो हो सकता है कि आपका पूरा डायरेक्शन बदल जाए। इसलिए कई बार ये भी कहा जाता है पॉपुलिज्म वर्सेस काउंटर पॉपुलिज्म, कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में कई बार हमें पॉपुलिज्म, अगर नेगेटिव पॉपुलिज्म है तो उसको पॉजिटिव पॉपुलिज्म से काउंटर करना पड़ सकता है। इसके भी क्रिटिसिज्म है कि भाई आप फिर तो पॉपुलिज्म जो एक सतही तरीके से आप चीजें कर रहे हैं उसी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन कई बार प्रैक्टिकल लाइफ में जैसे हम लोग एकेडमिशियंस हैं तो हम बहुत इन डेप्थ जा पाते हैं रिसर्च में, लेकिन ये कहा जाता है अगर एक्टिविज्म को आपको कुछ शब्द चाहिए ही होते हैं जो हुक वर्ड्स हैं, जिसके थ्रू आप लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं और उनके सेंटिमेंट्स को उभार सकते हैं और जोड़ सकते हैं। तो वो कई बार क्योंकि एकेडमिक्स में एब्स्ट्रैक्शन बहुत हो जाता है, कई आइडियाज ऐसे होते हैं जो आप कॉन्क्रीट फॉर्म में उनको ब्रेक डाउन करने में वक्त लगता है और उतना वक्त होता नहीं है लोगों से कनेक्ट होने के लिए या लोगों को जोड़ने के लिए, मोबिलाइज करने के लिए। तो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि कई बार पॉपुलिज्म नेगेटिव को काउंटर करने के लिए पॉजिटिव पॉपुलिज्म की जरूरत पड़ जाती है। बस इसमें ये खतरा रहता है कि जैसे आपने कहा कि पैसिव सिटीजन्स फिर से ना हम बना दें और सिटीजन्स को सोचने का वक्त ना मिल पाए। लेकिन इसमें एक चीज ये आ रही है कि कुछ तो हमारे वर्ल्ड ओवर लीडरशिप भी ऐसी आ गई है, लेकिन उसके अलावा जिस तरह का ग्लोबलाइजेशन का दौर है और इतना फास्ट पेस्ड ग्लोबलाइजेशन है, और सोचा गया था कि
बहुत सी चीजें बदल जाएंगी, लेकिन वही चीजें बिना बदले तेज हो गई, वो प्रोसीजर्स, वो प्रोसेस और फास्ट हो गए। तो इसमें जैसे कि क्योंकि हम पॉपुलिज्म की बात कर रहे थे, तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स और राइट्स, अगर इन दोनों चीजों को अगर हम साथ ला पाए यहाँ पर कि आइडेंटिटी, क्योंकि आइडेंटिटी क्राइसिस तो है ही, वो नेशनल लेवल पर भी है, लोकल लेवल पर भी है, कम्युनिटी के लेवल पर भी है, क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिटी इतनी फ्लूइड होती जा रही है ग्लोबलाइजेशन में, माइग्रेशन है, चाहे वो पढ़ाई के लिए हो, काम के लिए हो, एक जगह से दूसरी जगह लगातार लोग जा रहे हैं, तो मूवमेंट बना हुआ है और वो बहुत और तेज ही होता जा रहा है। तो उस मूवमेंट में वक्त भी कम है चीजों से जुड़ने का। तो इसमें दो चीजें मैं लाना चाह रही हूँ अब आगे के लिए कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की कहाँ तक आइडेंटिटी असर्शन वर्सेस आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की, आइडेंटिटी असर्शन राइट्स के लिए, इंक्लूजन के लिए, या आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, तो ये दोनों को क्या हम जोड़ के देख सकते हैं, या इन दोनों को बहुत जरूरी है कि अलग अलग करके देखा जाए? आइडेंटिटी असर्शन जो राइट्स के लिए जो बिल्कुल होना भी चाहिए और होता भी है, लेकिन ये कब किस जंक्चर पे आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में तब्दील हो जाता है, और क्या आइडेंटिटी पॉलिटिक्स डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक है, या आपको लगता है कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है? जी, ये बहुत ही अच्छी तरीके से आपने प्रश्न को भी रखा, और इसके पहले भी आपने काफी अच्छे से बिंदु को रखा। तो मुझे लगता है कि मैं इसको इस तरीके से देखना चाहूँगा कि सबसे पहले तो हम सब जो है बहुत ही संक्षेप में इस आइडेंटिटी की बात को समझ लें कि हम सब के पास कोई ना कोई पहचान है, और शायद हम सब के पास सिर्फ एक पहचान नहीं है, हम सब के पास बहुत सी पहचानें हैं। तो एक पहचान किसी की ये हो सकती है कि वो एक खास जाति समूह से जुड़ा हुआ है, दूसरी पहचान हो सकती है कि वो एक धर्म से जुड़ा है, तीसरी पहचान हो सकती है कि वो एक प्रांत से जुड़ा हुआ है, और कई बार प्रांत में भी किस हिस्से से जुड़ा हुआ है। लोग एक पहचान को लेकर आगे बढ़ सकते हैं, और जब हम अपने कॉलेज का एलुमनी एसोसिएशन बनाते हैं बाहर और उस पे हम जुड़ते हैं, तो वो भी हम एक पहचान कैरी कर रहे होते हैं। उसके पीछे कई बार सकारात्मक भावना भी होती है कि अच्छा, हमारे कॉलेज में से किसी को जरूरत पड़ जाएगी मदद की, तो मदद की जा सकती है। हमें पता रहेगा कि अच्छा, हमारे कॉलेज से जुड़े हुए हमारे कोई सीनियर है, हमारे कोई जूनियर एम्स में है या किसी और जगह पे है। तो ये जो एक आइडेंटिटी के रूप में हम सब अपने जीवन को जीते हैं, आइडेंटिटी के साथ, अलग अलग आइडेंटिटी के साथ, तो उसमें कोई एक आइडेंटिटी एक समय पर हमें अपने अधिकारों की मांग करने में सहायक मालूम पड़ती है, और हम सब उसका प्रयोग करते हैं, कम या ज्यादा। और हमारे लोकतंत्र की शायद जो 70 या उससे ज्यादा हम कह सकते हैं 75 सालों की जो यात्रा है, और शायद वो यात्रा औपनिवेशिक दौर से भी शुरू थी, तो उस यात्रा की जो एक बहुत बड़ी कामयाबी मानी जा सकती है वो ये कि इसने जो हाशिए के समूह हैं उनको आगे बढ़ने में मदद की, और उसमें जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है उसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। और उस आइडेंटिटी पॉलिटिक्स ने, मिसाल के तौर पर, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में 1990 के दशक में बदलाव हुआ, या बिहार की राजनीति में जो बदलाव हुआ, उसके पीछे मुख्य रूप से आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की ही भूमिका रही। वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स एक अलग रूप में आजादी के पहले के दौर में आती है, जबकि तमिलनाडु के लोग इस बात का विरोध करते हैं कि उनके ऊपर हिंदी ना थोपा जाए, या वहाँ जो आंदोलन शुरू हुए उसके संदर्भ में भी जो पेरियार साहब ने चलाए या कई अन्य लोगों ने चलाए, हम इस आइडेंटिटी को देख सकते हैं कि हमारी अपनी एक पहचान है, और हम जो एक प्रभुत्वशाली पहचान आती है उसका हम विरोध कर रहे हैं। तो इस रूप में हम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को देख सकते हैं, लेकिन वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स तब भी होती है जब हम धर्म के आधार पर खुद को एकजुट करते हैं और खुद को प्रभुत्वशाली या पीड़ित किसी भी समूह के रूप में पेश करने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है कि हम सब इस बात को समझ सकते हैं कि हर एक पहचान अपने आप में प्रोग्रेसिव या प्रगतिशील नहीं है। हर प्रकार के पहचान के आधार पर अधिकारों की दावेदारी भी कई बार प्रोग्रेसिव होने के बजाय डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। जैसे मिसाल के तौर पर पहचान के आधार पर जब मोहम्मद अली जिन्ना ने ये कहा कि हमें पाकिस्तान चाहिए, तो वो एक बहुत ही सकारात्मक राजनीति
के रूप में नहीं थी। कुछ लोग कह सकते हैं, जैसे कि जो मुस्लिम लीग के उस समय के समर्थक थे, कि हाँ, हमारे लिए तो ये सकारात्मक बात है। तो हमें इस रूप में पहचान की राजनीति को देखने समझने की जरूरत है। तो तनुशिखा जी, जो आप बात कर रही थी, मैं उस पर वापस आऊंगा कि जब ये साफ तौर पर दिखता है कि अधिकारों का जो असर्सन है वो हुआ है और उसने लोकतंत्र को काफी मजबूती प्रदान की है। और अगर हम देखें कि और वो बहुत बिल्कुल कुछ चीजें तो बहुत साफ दिखती हैं कि 1990 के पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति कैसी थी, 1990 के बाद कैसी है। कम से कम मैं कहूंगा कि ये पिछले चुनाव 2017 के चुनाव के पहले तक, उसके बाद उसमें कुछ बदलाव हुआ जिसको दूसरे तरीके से देखने की जरूरत है, जिसपे मैं एक आध बिंदु बोलने की कोशिश करूंगा। बिहार की राजनीति के बारे में भी यही बात कही जा सकती है और पूरे देश में हम इस चीज को देख सकते हैं कि असल में जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है उसने मदद की जो हाशिए के समूह थे उनको आगे आने में। लेकिन जैसे आप आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का एक रूप कह रही थी आइडेंटिटी असर्सन के रूप में और दूसरा आपने आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कहा, तो उसमें ये दिक्कत है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के साथ कि असल में उसको खुद को गोलबंद करने के लिए अपना एक अदर चाहिए और उस अदर के निर्माण में भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है अगर वो साफ तौर पर दिखने वाला एक प्रभुत्वशाली समूह है जो कि शोषण कर रहा है। यानी कि अगर हम एक हिंदुस्तानी की आइडेंटिटी बनाते हैं, आजादी की लड़ाई लड़ते हैं और हमारे सामने एक अदर के रूप में ब्रिटिशर्स हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा एक नकारात्मक भाव नहीं है, हालांकि एक सीमा के बाद वो भी नकारात्मक हो सकता है। उसी तरीके से जब आइडेंटिटी, अगर दलित अपने आप को एक आइडेंटिटी के रूप में गोलबंद करते हैं और वो कहते हैं कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था हमारा शोषण करती रही है या ब्राह्मण हमारा शोषण करते रहे हैं या ऊंची जातियों के लोग हमारा शोषण करते रहे हैं और उनके खिलाफ खुद को गोलबंद करके, जैसा कि कांसी राम ने किया, चुनावी राजनीति में जीत हासिल करके हमें सत्ता पर कब्जा करना है और अपने अधिकारों को सामने रखना है, तो काफी कुछ सकारात्मक भी दिखता है। लेकिन एक सीमा के बाद ऐसा हो सकता है कि एक जो आइडेंटिटी फेटिस है, जहां हम आइडेंटिटी के आधार पर ही सारी चीजों को निपटा देते हैं, वो एक खतरा जरूर रहता है। और मुझे लगता है कि वो एक प्रोग्रेसिव जो नेचर है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का, खास तौर पे मैं यहाँ पिछड़ी जातियों या दलित समूहों या वंचित समूहों की राजनीति की बात कर रहा हूँ, तो उसकी एक सीमा को ये जरूर दिखाता है, क्योंकि उसमें बात ये होती है कि फिर कोई आइडेंटिटी को धारण करने वाला व्यक्ति सीधे तौर पर अपनी उस आइडेंटिटी के आधार पर जो कुछ लाभ ले सकता है उसकी बात करता है और उसके अलावा जो एक लार्जर गोल्स है उनको पीछे छोड़ सकता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति इसका बहुत अच्छा उदाहरण है कि किस तरीके से जो बहुत सारे नेता जो अब जिन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत ब्राह्मणवाद के विरोध या कांसी राम की राजनीति के साथ की, वो बीजेपी के पॉलिटिक्स के नजदीक है। अभी मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि ये सही या गलत है, ये उनकी अपनी पसंद है, लेकिन ये बात जरूर हुई है कि वो उन मूल्यों के खिलाफ गए कुछ सत्ता के सुख के लिए जिन मूल्यों के साथ उन्होंने अपनी राजनीति शुरू की थी। तो ये अक्सर चीजें देखने में आती हैं और बहुत सारा जो एक पॉलिटिकल थियरी में भी डिबेट है कि जब आप कल्चरल आइडेंटिटी की बात करते हैं तो आप इकोनॉमिक इश्यूज को धीरे धीरे भूल जाते हैं और आप छोटे छोटे जो आपके सांस्कृतिक मूल्य हैं उसी के आधार पर टिके रहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक शायद मैं इसको इसके साथ, ये कहने के साथ ये भी कहूंगा कि शायद इस पर और गहराई से विचार करने की जरूरत है, क्योंकि जैसे नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो और उनकी पार्टी जो है वो एक लार्जर हिंदू आइडेंटिटी की बात करती है और उसमें उनका ये कहना है कि हम तो समाज के सभी समूहों के लिए काम कर रहे हैं। तो उसमें जो मुफ्त अनाज की योजना है उसको अभी पार्लियामेंट में उन्होंने कहा और बार बार वो उसको दिखाते हैं और शायद ये भी कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश का पिछला चुनाव जीतने में इसकी काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो क्या इस तरह की एक इंक्लूसिव आइडेंटिटी बन सकती है? और चुनावी सफलता से तो लगता है कि वो उसको बनाने में सफल हुए हैं और जिस तरीके से उन्होंने अपने मंत्रिमंडल का बदलाव किया उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद, तो उससे भी लगा बहुत ध्यान देकर उन्होंने हर एक वंचित जाति के या फिर जो डोमिनेंट ओबीसीज हैं उसके अलावा जो ओबीसीज थे उनके प्रतिनिधियों को रखा। तो मैं इस सवाल पे अभी इसको एक खुले सवाल के रूप में रखूंगा कि इसको कैसे देखा जाए, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि जो आइडेंटिटी के नाम पर जो असर्शन होता है वो निश्चित रूप से प्रोग्रेसिव होता है कई मौकों पर, लेकिन उसके साथ हमेशा यह खतरा रहता है कि एक मुकाम पर जाकर वह
एक ऐसी राजनीति का रूप ले सकता है जहां पर आइडेंटिटी परिवर्तन के बजाय जो मौजूदा व्यवस्था है उसमें हिस्सेदारी के रूप में तब्दील हो जाए। और कई बार लोग उस हिस्सेदारी को भी प्रगतिशील मानते हैं और मुझे लगता है कि शायद वो प्रगतिशील है भी। जैसे आज दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन में कुछ चुनाव थे, उनका रिजल्ट आया, तो जो अलग अलग ग्रुप हैं उसमें अलग अलग समूहों को दिया गया, तो सबकी हिस्सेदारी हुई। तो क्या ये प्रोग्रेसिव माना जा सकता है? कैसे मानना चाहिए? या जो एक लार्जर एम होता है समाज परिवर्तन का, जिसकी शुरुआत एक सामाजिक न्याय की राजनीति करती है, उसे सही माना जाए? तो ये एक ऐसा सवाल है जिसको कि हम जहां हमारी राजनीतिक समझ है उसके हिसाब से हम इसको देखेंगे और उसका समाधान करेंगे। तो मैं इसको एक अनुत्तरित सवाल के रूप में या आप सब लोगों को छोड़ के लोग इसको कैसे देखते हैं उस पे छोड़ूंगा, लेकिन निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो है वो प्रगतिशील हो सकती है और उसमें हमेशा ही यह खतरा रहता है कि वो एक्सक्लूजन को ही बढ़ावा दे सकती है और वो कुछ छोटे छोटे स्वार्थी हितों तक ही सीमित हो सकती है। जी जी, जी, बिल्कुल, क्योंकि इसमें टोकनिज़्म का खतरा बहुत रहता है कि आप टोकन पॉलिटिक्स, जैसे आपने कहा कि रिप्रेजेंटेशन कुछ लोगों को मिल भी जाए तो ज़रूरी नहीं है कि वो इश्यू पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगा या प्रॉब्लम पर सबकी नज़र पड़ेगी और उसको उस तरह से टैकल किया जाएगा और उसको उतना सीरियसली लिया जाएगा। तो टोकनिज़्म का खतरा तो बहुत रहता है और कई बार चीज़ें लीगली हो भी जाती हैं, लेकिन जैसे आपने कहा सब्सटैंटिव जस्टिस नहीं मिल पाती है, जो हम लोगों ने 377 के उसमें भी देखा कि उसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया, लेकिन फिर बाकी जो लॉज हैं वो चेंज नहीं हुए अगर हम LGBTQI कम्युनिटी की बात करें। और इसका जो परसेप्शन बना था वो भी ऐसा बना था, जबकि वो है सभी के लिए, वो चाहे हेटेरोसेक्सुअल्स के लिए हो, चाहे LGBTQI+ कम्युनिटी के लिए हो, तो लेकिन इसका परसेप्शन ऐसा बना था कि ये शायद केवल उन्हीं के लिए है, जबकि ये सब पे अप्लाइड था कि जो भी अगर उस एक्ट में इंडल्ज होता है तो वो क्रिमिनलाइज कर दिया जाएगा अगर कंप्लेन होती है। लेकिन खैर उसको क्योंकि पॉपुलर परसेप्शन ऐसा बना दिया गया कि फाइट उन्हीं की है और वही इसके लिए इतना परेशान हो रहे हैं, क्योंकि प्रिवेसी का मुद्दा यहाँ पे फिर आता है कि हमने जो अपने प्राइवेट स्फीयर और पब्लिक स्फीयर जो बांट रखा है, इस पे भी सवाल उठता है कि हमने कुछ लोगों के लिए प्राइवेट स्फीयर अच्छा है और कुछ लोगों के लिए वही प्राइवेट स्फीयर पब्लिक स्फीयर हो जाता है। तो जो इसकी बाउंड्री है ये वैसे भी बहुत ब्लर्ड है और इसकी बाउंड्री को लेकर सवाल भी लगातार उठते आए हैं, चाहे वो फेमिनिस्ट मूवमेंट्स के हों, मार्जिनलाइज कम्युनिटी के मूवमेंट्स के हों, दलित महिलाओं के सवाल हों कि प्रिवेसी, प्राइवेट स्फीयर और पब्लिक स्फीयर। तो ये जो डिवीजन बना था, तो पहले जो स्टेट सिस्टम था वो हमेशा पब्लिक स्फीयर में ही काम करता रहा। फिर जब तक वायलेंस को नहीं देखा गया कि अब घरों में या प्राइवेट स्फीयर में जो चीज़ें हो रही हैं, अधिकारों का हनन हो रहा है और वायलेशन हो रहा है और डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और एक्चुअल फिजिकल मेंटल वायलेंस हो रहा है, तो वहाँ तक स्टेट जाता ही नहीं था। तो दो चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं कि एक तो स्टेट का रोल, फिर दूसरा सवाल ये आता है कि अगर हम इतना ज़्यादा स्टेट से चीज़ें मांगेंगे और इतना ज़्यादा स्टेट को बड़ा भी होने देंगे, तो उसका भी खतरा है कि वो स्टेट भी कहीं बहुत टोटलिटेरियन ना हो जाए। और ये भी माना जा रहा है कि वो उन्हीं ट्रेडिशनल, वैसे तो ये बाइनरी अच्छा नहीं है कि ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी, बाइनरी अच्छा नहीं है, लेकिन कन्वीनियंस के लिए अगर हम यूज़ कर लें कि वो उन्हीं वैल्यूज़ को बढ़ावा दे देगा और हम स्टेट से फिर उतना नेगोशिएट नहीं कर पाएंगे अपने अधिकारों के लिए, अगर हमने हर चीज़ पूरा स्टेट पर ही डाल दिया। तो जितने भी मूवमेंट्स हुए हैं उनमें ये एक डिलेमा लगातार रहा कि स्टेट के पास माइट है, स्टेट के पास फैसिलिटीज है, काम करने का उनके पास दायरा ज़्यादा है, जितना सिविल सोसाइटी, NGOs या बाकी लोगों के पास उतना नहीं है। तो स्टेट के पास तो जाना है, लिबरल डेमोक्रेसी की लिमिटेशंस होते हुए भी स्टेट तो सेंटर स्टेज में है, लेकिन स्टेट को हम कितना ज़्यादा हक दे सकते हैं कि वो कहाँ तक जाए, क्योंकि ये भी बात आई कि स्टेट को प्राइवेट स्फीयर में जाना ही पड़ेगा अगर प्रोसीजर्स ठीक करने हैं या लोगों की जिंदगियों में सच में सब्सटैंटिव जस्टिस लानी है, तो वो प्राइवेट स्फीयर उसको क्रॉस करना पड़ेगा। दूसरा ये आता है कि वो प्राइवेट स्फीयर
बढ़ भी रहा है वो जब मार्केट के आने से, तो ये एक डिलेमा आ रहा है कि पहले जो हमें लग रहा था कि जो डिवीजन है पब्लिक और प्राइवेट का वो टूटना चाहिए, लेकिन फिर हम देख रहे हैं कि प्राइवेट में अब केवल एक प्राइवेट स्पेस ही नहीं है, अब प्राइवेट भी जो पब्लिक की तरफ जा रहा है मार्केट के थ्रू, तो स्टेट अपने आप भी कम होता जा रहा है। तो स्टेट का जो रोल है, जो हम देख रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है एक तरफ स्टेट हमें हेल्पलेस दिख रहा है और एक तरफ स्टेट हमें अथॉरिटेरियन होता भी दिख रहा है। तो इसका जो डिलेमा है, और प्लस जैसे आपने कहा कि चीज़ें टोकनिज्म में ना तब्दील हो जाएं, लेकिन फिर पब्लिक और प्राइवेट का जो डिवाइड है ये भी अपने आप में बहुत डिस्टर्बिंग है, क्योंकि जब तक हम ये यहाँ तक पहुँचे ही थे कि प्राइवेट में स्टेट आ जाए और फिर मार्केट आ गया, उसके बाद फिर कैपिटलिज्म और बढ़ गया और ग्लोबलाइजेशन के दौर में और भी ये चीज़ें बहुत तेज़ी से इसका दायरा बढ़ने लगा, तो स्टेट ऑटोमेटिकली रिसीड होने लगा। तो अब इस दौर में और इस डिलेमा के साथ हम राइट्स की बात किससे करें, किससे नेगोशिएट कर सकते हैं? जी, ये तो आपने जो बातें कही उसमें मैं छोटा सा कुछ ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि आपने जो बातें कही वो अपने आप में उसका एक जवाब नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छी तरीके से आपने मौजूदा समय में जो प्राइवेट और पब्लिक यानी कि घर का दायरा और बाहर का दायरा और उसमें राज्य और बाजार की भूमिका को आपने रखा। असल में तरुशिखा जी, मैं देख रहा हूँ कि 25 स्टूडेंट्स हैं या फिर जो साथी हैं उन्होंने अपना हैंड रेज किया है, तो हम लोग थोड़ा उनको बोलने का मौका देंगे। बस एक चीज़ उसमें मुझे ऐड करनी है, जो आपने कहा कि प्राइवेट से में मार्केट आया घर के दायरे में और स्टेट थोड़ा पीछे गया। असल में स्टेट पीछे गया है ये थोड़ा कहना स्टेट को थोड़ा हल्के में लेना है, और मैं इसको थोड़ा नेगेटिव तरीके से भी बोलूँगा कि जो हमारी जो निजता की दुनिया है, जो प्राइवेट लाइफ है, जिसको कि हम देख सकते हैं, अगर राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं तो उसको देख सकते हैं कि वो लिबरलिज्म के साथ जॉन स्टुअर्ट मिल की राइटिंग्स और उसके पहले कुछ और लोगों ने बात की होगी, पर धीरे धीरे करके एक चीज आया कि एक ऐसा दायरा होता है जो कि सेल्फ रिगार्डिंग होता है और उसको उसका सम्मान किया जाना चाहिए। फिर धीरे धीरे करके राइट टू प्राइवेसी की बात हुई और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आया आधार केस में। लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम अपने घर में, अपने सेलफोन में, अपने लैपटॉप में जो कर रहे हैं वो स्टेट की नज़र से बाहर है। हम जो यहाँ बात कर रहे हैं वो स्टेट की नज़र से बाहर है। तो वो जो स्टेट जो है वो काफ़ी गहरे स्तर तक लोगों के जीवन में मौजूद है, और वो एक जो निगरानी की जो बात है वो हम काफ़ी गहरे स्तर पर उसको देख सकते हैं। और निश्चित रूप से बाकी जो आपने बातें कही मैं तो उससे सहमत हूँ, और मुझे लगता है कि जो शुरुआत में हमारी बातचीत शुरू हुई थी कि हमने लोकतंत्र को प्रोसीजरल में सिमटा दिया है, और जब हम सब्सटेंटिव की बात करते हैं तो शायद पब्लिक स्फीयर में रिप्रेजेंटेशन हो, संसाधनों पर हक हो, और कुछ हद तक फिर बात आती है स्त्रियों के अधिकारों की भी। लेकिन शायद मुझे लगता है कि हमें लोकतंत्र को इस रूप में भी समझने की जरूरत है कि हम सबको बराबर माने। और ठीक है, अगर शायद उम्र में थोड़ा बड़ा होने के कारण और हमारे देश की संस्कृति इस तरह की है कि हम सम्मान देते हैं बड़ों को, तो वो एक अलग बात है, लेकिन वो सम्मान जबरदस्ती नहीं होना चाहिए, और ये नहीं होना चाहिए कि उम्र के कारण भी और जेंडर के कारण भी, सोशल हायरार्की के कारण भी लोग एक दूसरे को असमान समझें। तो ये जो लोकतंत्र का सबसे बुनियादी मूल्य है कि सभी समान हैं, तो उसको शायद जीवन में बहुत गहरे तक बिठाने की लोगों को जरूरत है। और जब और ये बहुत ही रोज रोज सीखने की भी बात है, ऐसा नहीं है कि हम एक दिन में इस चीज को सीख जाते हैं। शायद हम लगातार बातचीत करते हुए इस चीज को और ज्यादा व्यक्तिगत स्तर पर सीख सकते हैं, और हम इस बात की शिनाख्त कर सकते हैं कि जो आंदोलन चल रहे हैं या जो छोटे छोटे संघर्ष चल रहे हैं वो शायद इसी बात के लिए हैं। जब एक आदिवासी इस बात के लिए संघर्ष करता है कि जो जंगल है उसकी कटाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो उसकी इन्वायरमेंट का निर्माण करता है, और जब एक बड़ा डेवलपमेंट का मॉडल एक कहता है कि नहीं ऐसा होना चाहिए और फिर वही होता है जो बड़ा डेवलपमेंट का मॉडल कहता है, तो निश्चित रूप से यहाँ समानता की बात नहीं आती है, बल्कि एक चीज को थोपने की, एक खास तरीके के मॉडल को थोपने की बात आती है। तो वो एक बड़े स्तर पर भी हम देख सकते हैं, और हम उसको छोटे स्तर पर भी देख सकते हैं। जब हम अपने क्लासरूम में एक शिक्षक के रूप में अगर कोई विद्यार्थी कोई सवाल करता है, तो मैं उस सवाल को उतने सम्मान से ना देख के
बहुत ही एक कॉन्टेम्प्ट के साथ देखूं कि अरे तुम समझते नहीं हो, या उसकी थोड़ी उसकी खिल्ली उड़ा दूं, तो ये भी एक लोकतांत्रिक व्यवहार नहीं है। तो मुझे लगता है कि घर में, घर के दायरे से बाहर भी हमें एक लोकतांत्रिक मूल्य को सीखने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि मैं जितनी आसानी से ऐसा कह रहा हूँ, वो सीखना उतना ही मुश्किल है। तो मैं भी अपने बात को यहीं रोकूंगा, और बाकी साथी, और आप ये ध्यान रखेंगे, मतलब मेरा ये अनुरोध होगा तरुशिखा जी के अनुमति से, कि जो साथी बोलेंगे वो अपनी बात बोलेंगे। सवाल जवाब तो नहीं होगा, क्योंकि हम लोग बातचीत कर रहे हैं और कोई जवाब तो दे नहीं रहा है, अपने अपनी बातों को शेयर कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो बहुत सारे लोग बोलना चाहते हैं तो वो अपनी बातों को बोलें, और बाकी तरुशिखा जी इस बात को ध्यान देंगे कि कितना समय हमारे पास है। जी जी, कमल नयन जी, ये आपने बहुत अच्छा क्लैरिफाई कर दिया। मैं शुरू में थोड़ा सा घबरा गई जब सेमनेस की बात हो रही थी, तो फिर आपने उसको क्लैरिफाई कर दिया कि वो एक्सपीरियंस कई बार सेम, वैसे तो हमें सेमनेस और सबको बराबरी से ही देखना है, लेकिन फिर उनके जो खास एक्सपीरियंसेस हैं उनको भी साथ में लेते हुए समझना है, जस्टिस तभी होगी। तो ये आपने बहुत अच्छा क्लैरिफाई कर दिया कि सेमनेस का जो प्रिंसिपल है वो है तो जरूरी, लेकिन फिर उसमें ये ना हो जाए कि कोई चीज ऊपर से थोप दी जाए और फिर ये कहा जाए कि सब होमोजेनस है, सब सेम है, अब सब बराबर दिख रहे हैं। तो बिल्कुल ये चीज है कि कैसे सेमनेस और जो यूनिक एक्सपीरियंसेस हैं उनको कैसे साथ में लेते हुए चलना है, कि जो जिनकी बात, जिनके एक्सपीरियंसेस नहीं आ पा रहे हैं, इंक्लूड नहीं हो पा रहे हैं, उनको भी कैसे समझने की जरूरत है। इस पे हम लोग एक अलग से फिर से बात कर सकते हैं कि एक डिबेट आती है कि आप एक्सपीरियंस के थ्रू ही सीधा जो डायरेक्ट एक्सपीरियंस है उससे ही समझ सकते हैं, या कोई एम्पैथेटिक एक्सपीरियंस से भी आप समझ सकते हैं। इसको हम बात के लिए कभी और के लिए रखते हैं। अगर आप इस पे कुछ कहना चाहें तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन हो सकता है बाकी लोगों की बातों में भी ये बात आए, उसके बाद आप अपनी प्रतिक्रिया उस पर दे सकते हैं। तो नहीं, मैं मेरा थोड़ा हल्का सा कंसर्न ये है कि ये बात आपने जो कहा वो लोगों तक भी पहुंच जाए, कि इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो हिंदी साहित्य में बहुत समय तक दलित साहित्य को लेकर वाद विवाद चला था, और गोपाल गुरु और एक अन्य जो सोशल साइंटिस्ट हैं, उन लोगों ने भी इसको सोशल साइंस में उठाया था कि क्या हम एक सहानुभूति और स्वानुभूति वाली बात है, तो ये हो सकती है, यानी कि क्या मैं एक पुरुष होते हुए स्त्री के दर्द को समझ सकता हूँ, या एक हिंदू होते हुए मुसलमान के दर्द को समझ सकता हूँ, या मैं सिर्फ उससे हमदर्दी कर सकता हूँ। तो वो एक डिबेट है जो कि बहुत रोचक है, और इस पे कभी और विस्तार से बात करेंगे। मुझे लगता है कि और लोगों को हम अपने विचार रखने का मौका मिले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी 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 जी, बिल्कुल। तो आप जो अपनी बात कहना चाहते हैं बारी बारी से उनको हम लोग, देवकी जी, मुझे दिख रहा है हैंड रेज है। काफी देर से था तो आपके चले गए होंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो और अंकिता आप बोलना चाहती हैं? अच्छा, सुषमा है। हाँ, मुझे लगता है कल मैम की वैसे मोबाइल में वो दबा दिए हैं, रेड हैंड किए हैं, मैं पूछना नहीं है। अच्छा, तो कोई और भी जो बोलना चाहे, क्योंकि हमें जहाँ पे हैंड रेज दिख रहा है, मैं उनका नाम ले रही थी, लेकिन कोई और बोलना चाहें तो आप अनम्यूट करके आप बताएं अपना नाम और फिर अपनी बात रखें। ऐसा लगता है कि हम लोगों ने हैंड रेज को ज्यादा सीरियसली ले लिया था। ये क्या हैंड रेज, ये अटेंडेंस वाला तो नहीं था अमित जी? लग रहा था कि हम भी शामिल हैं वाला हैंड रेज है क्या? हाँ वही है। अच्छा, लेकिन अच्छा रहेगा अगर कोई अपनी बात कहना चाहें तो बिल्कुल हम लोग भी जानना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे कि आप क्या सोच रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं चीजों को। तो अगर कोई बोलना चाहें तो बहुत अच्छा रहेगा। पीयूष जी अगर कुछ कहना चाहें तो। हाँ, मैं भी यही कहने वाला था। जी, धन्यवाद सर। दरअसल मुझे जो भूमिका दी गई थी वो ये दी गई थी कि आप दोनों की बातों को सुनो, और मैंने सुना है और नोट डाउन भी किया है। और उसके बाद भूमिका का विस्तार करते हुए यह कहा गया था कि मैं दोनों को सरल भाषा में प्रस्तुत करूं,
तो मैं अपनी भूमिका आप दोनों की अनुमति से तो अपनी भूमिका का निर्वहन करने जा रहा हूँ। तो आज इस सबसे अच्छी बात है आज के इस डिस्कशन की कि आप दोनों शिक्षाविद तो हैं ही और उसके साथ आपकी जो भूमिका है वो एक एक्टिविस्ट की है। तो हमारे साथ ये दोनों तरीके का अनुभव है आपसे बातचीत करने के क्रम में कि हमारे पास एक शिक्षाविद और उसी समय पर एक एक्टिविस्ट दोनों हैं, क्योंकि आपको दरअसल एक्टिविज्म से लेके आप खुद जुड़ी हैं और कमल सर भी जुड़े हैं। तो साथ में आपने जो शुरुआत में बातें की कि किसी भी लोकतंत्र को दो तरीके से समझा जा सकता है, प्रक्रियात्मक रूप में और तात्विक रूप में। प्रक्रियात्मक रूप का मतलब केवल चुनाव हो जाना नहीं है, ना तो शक्ति का सामान्य तौर पर हस्तांतरण हो जाना है। ये तो शक्ति का क्षैतिज विस्तार है या क्षैतिज तरीके से शक्ति को एक दबाव समूह सत्ता में है इस समय और दूसरा दबाव समूह दूसरे समय पे सत्ता में आ जाता है। शक्ति कभी भी किसी के पास परमानेंट नहीं हो सकती और एक लोकतंत्र में ये सर्कुलेशन चलता रहता है। लेकिन दरअसल हमें ये देखना होगा कि शक्ति का ऊर्ध्वाधर विस्तार भी हो रहा है। क्या शक्ति सत्ता प्रतिष्ठानों से निकलकर उस अंतिम व्यक्ति के हाथ में जा रही है जो अपनी आवाज उठा पाने की स्थिति में आज नहीं है, और क्या वह शक्ति उन सारे समूहों को सशक्त कर रही है और न केवल अपनी बात उठाने के लिए बल्कि अपने अवसरों के लिए, अपने हर तरीके के अवसरों के लिए, लाभों के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, और उन सारे न केवल व्यक्तियों की बल्कि सारे सामाजिक समूहों की भागीदारी बढ़ रही है। लोकतंत्र को इस दृष्टिकोण से भी देखा जाना चाहिए, समझा जाना चाहिए। कमल सर का ये तर्क बहुत अच्छा था और ये चीजें हमें सीखने की भी जरूरत है। दूसरा ये है कि लोकतंत्र का जो मूल सिद्धांत है उसमें है जवाबदेही और वैधता। जवाबदेही के क्रम में केवल ये देखा नहीं जाना चाहिए कि हमारी संस्थाएं क्या काम कर रही हैं, बल्कि यह है कि संस्थाओं की स्थापना जिन उद्देश्यों के लिए हुई थी, क्या वो उद्देश्य इस अमृतकाल तक, जो अमृतकाल नाम दिया गया है, उस तक पूरे हुए हैं या नहीं पूरे हुए हैं, और अगर वो पूरे नहीं हुए हैं तो हमें कौन कौन सी ऐसी प्रक्रियाएं अपनानी चाहिए या अपने लोकतंत्र में कौन कौन से ऐसे सुधार करने चाहिए कि हम उद्देश्यों को पूरा कर सकें जो हमारे संविधान निर्माताओं ने अपने संविधान निर्माण के समय पर सोचे होंगे। जो खतरे हैं लोकतंत्र के वो चुनावों से शुरू होते हैं, क्योंकि चुनाव ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम सत्ता में भागीदारी करते हैं और सत्ता का बंटवारा करते हैं। लेकिन जो चुनाव की प्रक्रिया है वह ही दोषपूर्ण है, और उस दोषपूर्णता में इलेक्टोरल बॉन्ड की चर्चा की, उसके साथ ही जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की चर्चा की। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स भी दरअसल उन मुद्दों की तरफ से ध्यान भटकाती है जो न्याय के लिए जरूरी हैं, और वो छोटे छोटे लाभों को लेकर उन मूल्यों का अवमूल्यन करती है जिनके लिए लोकतंत्र की स्थापना हुई है। वो न्याय के मूल्यों को टालती है, वो समानता के मूल्यों को टालती है, वो स्वतंत्रता को दबाती है, या एक समाज में ऐसे वर्ग विभाजन को या जाति विभाजन को बढ़ाती है जो कि लोकतंत्र के लिए अच्छे नहीं हैं। तो इसको भी लोकतंत्र के विस्तार और लोकतंत्र के डिबेट के क्रम में समझा जाना चाहिए। सर ने एक जो बात कही और मैडम ने भी बात कही उस चीज को कि भ्रष्टाचार की वजह से लोकतांत्रिक संस्थाओं पर विश्वास कम होता जा रहा है, और इसके बदले में जो काउंटर नैरेटिव तैयार हो रहा है उसमें हम कहीं ना कहीं तानाशाही और निरंकुशतावाद की तरफ आशा की नजर से देख रहे हैं, और इसको एक सहमति हमारे पैसिविटी की वजह से मिली है, और पैसिविटी के साथ साथ कन्फर्मेशन टू अथॉरिटी जिसकी बात कही कि हम ये मानते हैं, दरअसल सरकार के द्वारा, ये सत्ता पक्ष के द्वारा ये नैरेटिव कम से कम 2014 से गढ़ा जाने लगा है कि हम तो पूर्ण बहुमत में हैं। हम पूर्ण बहुमत में हैं, इसका मतलब ये है कि हम जो कर रहे हैं वो उचित है। न्याय और अन्याय की परख वस्तुनिष्ठ मूल्यों के अंतर्गत नहीं की जा रही, बल्कि न्याय और अन्याय की परख इससे की जा रही है कि हम संख्या में कितने हैं। हम 40% की हिस्सेदारी रखते हैं वोट शेयर में, इसलिए हम जो कुछ कर रहे हैं या कर सकते हैं वो वैध है। दरअसल लोकतंत्र की वैधता इन चीजों से तय नहीं होती है, ना इन चीजों से तय होनी चाहिए। लोकतंत्र की वैधता इससे तय होनी चाहिए कि शक्ति का विस्तार क्या उस व्यक्ति तक हुआ है जिसके लिए लोकतंत्र
की स्थापना की गई है, क्या वह अपनी बात को मुखरता से कह रहा है या फिर वह आज भी उन्हीं स्थितियों में है जो स्थितियां स्वतंत्रता के पहले थीं, जिसमें सारे सामाजिक वर्ग शामिल थे। और अंतिम बात को, चूंकि समय का अभाव है और इस पे बात खत्म करनी है, एक चीज जो इस समय उभार है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का, तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स किस तरीके से बदल रही है, या आइडेंटिटी पॉलिटिक्स छोटे छोटे लाभों को लेकर बड़े बड़े मुद्दे हैं जो वास्तव में सामाजिक न्याय के मुद्दे हैं, जो इंक्लूजन के मुद्दे हैं, उन मुद्दों को पीछे छोड़ती जा रही है। एक चीज जो बहुत गहरा विश्लेषण दिए हुए है कि दरअसल ऐसा लग रहा है कि स्टेट कम पावरफुल है। दरअसल मुझे ऐसा लग रहा है, कमल नयन सर की बात को आगे बढ़ाते हुए, कि स्टेट ने अपने आप को अपने लोक कल्याणकारी कार्यों से दूर किया है और अपने आप को जो शक्ति, जिसे हम नकारात्मक शक्ति कहते हैं, पुलिस फोर्स कहते हैं, मिलिट्री फोर्स कहते हैं, उसे मजबूत रखा है। उसने सर्विलांस की शक्ति को बढ़ाया है। दरअसल केवल स्टेट घर के भीतर नहीं, घर के भीतर जो है इंटरनेट पे हम क्या कर रहे हैं, हम ये मीटिंग कर रहे हैं, ये स्टेट को पता है। हम कौन सी बात कर रहे हैं वो स्टेट को पता है, और स्टेट के साथ साथ मार्केट को पता है। हम थोड़ी देर में अभी अगर पिज्जा की बात करने लगे तो हो सकता है हमारे उस पे यूट्यूब पे और उस पे पिज्जा के विज्ञापन आने लगे और हम जल्दी से उसे ऑर्डर कर दें। दरअसल जितना हमें स्टेट से खतरा है, उतना ही खतरा इन बड़ी कंपनियों से है, इन इंटरनेट की कंपनियों से है, जो हमारे दिमाग को एक मशीन की तरह चला रहे हैं। और दरअसल ये समझते समझते हम अभी और समझने का प्रयास कर रहे हैं कि दरअसल हम इन्हें चला रहे हैं, हम इन कंपनियों के ऑनर हैं, या ये कंपनियां हमारी भी ऑनर हो चुकी हैं। और इस पे जो इंटरनेट की दुनिया है, इस पे इसके माध्यम से स्टेट सर्विलांस कर रहा है। उसके अलावा ये जितनी भी तरीके की फेस रिकॉग्निशन टेक्निक आ गई हैं, हम इतने अभ्यस्त हो चुके हैं दरअसल अथॉरिटी की बात मानने का, कि अगर हमारा प्रिंसिपल ये कहे कि स्टाफ रूम पे कैमरा लगना है, तो अगर 20 प्रोफेसर हैं तो उसमें 17-18 तो तैयार ही हो जाएंगे कि हाँ हाँ लगना चाहिए, क्योंकि वो सुरक्षा का हवाला देगा कि सुरक्षा के लिए जरूरी है, क्योंकि इस स्टाफ रूम पे जो टीवी लगी है वो कब कौन खोल के ले जाए, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए उस कैमरे की जरूरत है। तो दरअसल हमने अपने अथॉरिटी को कंफर्मेशन दे दिया है कि हाँ जो आप कर रहे हैं वो सही है, और उसके लिए संस्थागत और प्रक्रियागत दोनों तरीके से हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। उस एक्टिविज्म के लिए, उस लोकतंत्र के विस्तार के लिए जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं, हाशिए के समूह हैं, उन्हें साथ लेकर, और एक जो तरुशिखा मैडम ने कहा कि एक जो सिविल सोसाइटी है उसको, उसके साथ एक एक्टिविज्म करना होगा, और तब हमारे लोकतांत्रिक प्रक्रिया का और लोकतांत्रिक मूल्यों का विस्तार हो सकेगा। कमल नयन सर ने कंक्लूडिंग रिमार्क उन्हीं के शब्दों में कि दरअसल लोकतांत्रिक मूल्यों को सीखने की जरूरत होती है, और ऐसे वाद से, ऐसे विवाद से, ऐसे संवाद से, ऐसे कार्यक्रमों से और ऐसे एक्टिविज्म से हम लगातार लोकतंत्र को सीखते हैं और लोकतांत्रिक दायरे का विस्तार करते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि जो बातचीत थी उससे अच्छा तो आपने समराइज किया उसको बहुत, और बहुत सिस्टमैटिकली आपने उसको चीजों को रखा। धन्यवाद सर। मैं आपको हमेशा सुनता रहता हूँ। परख है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं जो श्रोता हैं, सर का ब्लॉग है परख, यूट्यूब चैनल है, उस पे सर लगातार इस तरह के मुद्दों को लिखते हैं, बोलते हैं, समझते हैं, समझाते हैं, किताबों के रिव्यूज करते हैं, और दरअसल किताबों के रिव्यूज में आप उन चीज़ों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, और उसमें लगातार आपको जानकारी आती रहती है। तो जो लोग नए हैं, जो लोग पहली बार देख रहे हैं सर को, तो परख पर जाकर उस को सब्सक्राइब कर लें। आपको निश्चित रूप से लगातार नई नई जानकारियां मिलेंगी, और हर 15 दिन में एक किताब का नया रिव्यू आता है। तो धन्यवाद सर। और दरअसल मेरी इनसाइट में खुद विस्तार हुआ है, तो आप दोनों के व्याख्यान से, आप दोनों की बातचीत से, आप दोनों की वार्ता से, तो इसके लिए भी मैं व्यक्तिगत रूप से आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। एक सवाल शायद आ रहा है पीयूष जी जी, आशीष दुबे संशोधन है। हाँ हाँ सर के चैनल से नाम में परिवर्तन आया है, अब परख नहीं नई परख है।
अच्छा, वो मैं फर्क का ही आदी हूँ दरअसल। अब वो YouTube नोटिफिकेशन आता है तो मैं सुन लेता हूँ, देख लेता हूँ या समझ लेता मैं हूँ। भी सब्सक्राइब किया हूँ। हाँ, जैसे हाँ। ही आता है मैं जैसे रमन साहब देखता हूँ वैसे ही परेश और नई परेश देखता हूँ। असल में उसमें पहले ज्यादा जो एजुकेशन पे था, पर अब एजुकेशन के साथ साथ थोड़ा सा करंट पॉलिटिकल डिबेट का एलिमेंट भी हमने जोड़ने की कोशिश की है, और रेगुलर करके करेंगे। तो आप लोग उससे जुड़ेंगे तो अच्छा रहेगा। और पीयूष जी को धन्यवाद, क्योंकि मेरे मन में भी आया था कि थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट वाला काम करूंगा, तो वो उन्होंने मैंने कर दिया सर। तो आपने कर दिया, तो उसके लिए थैंक यू। आशीष जी कुछ पूछना चाह रहे थे, बोलना चाह रहे थे, आप बोलिएगा, पूछिएगा, जवाब मिलेगा इसकी उम्मीद ना रखकर अपनी बात कहिए बस। जी नमस्कार सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जहाँ तक हम पढ़ते हैं जानते हैं कि एक मजबूत लोकतंत्र जो होता है सर, एक देश के आर्थिक विकास के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। वहीं सर दूसरी तरफ जो विपक्ष है वो कमजोर हो जाने से सरकार का तानाशाही रवैया शुरू हो जाता है। तो ऐसे में लोगों की एक्टिव जो भागीदारी है वो कैसे संभव हो पाएगी? नहीं, मुझे लगता है कि आपने शायद सवाल को इस रूप में भी रख सकते हैं कि अभी जिस तरह की स्थिति है उससे जो जनता है वो अपने आप को, जनता खासतौर पे जो थोड़ा संतुष्ट नहीं है सरकार से, वो उसको कैसे देख सकती है। मुझे लगता है कि कई ऐसी चीजें हैं जो लोग अपने अपने स्तर पे प्रतिरोध कर रहे हैं, और ये जरूर है कि जो थोड़ा मुखर होकर प्रतिरोध करते हैं उन्हें कुछ ज्यादा ही एक तरीके से सरकार की हम लोग का दंश लेना पड़ता है। और ये ना बहुत ही मैं मतलब इसमें उदाहरण दबाने की कोशिश की जाती है ऐसे लोगों को, और वो ही एक स्थिति को दिखाता है जिसमें हमारी चर्चा में वो बात नहीं आई। मैं एक उदाहरण दूंगा, हो सकता है कुछ लोग इससे बहुत इत्तेफाक ना रखें, लेकिन वो सिर्फ एक उदाहरण है कि जैसे जब दिल्ली में पीछे दंगे हुए थे, शायद 2020 में हुए थे, तो उसमें कई लोगों को, इंक्लूडिंग एक नाम बहुत फेमस होता सर्जी लिमा, उनको गिरफ्तार किया गया। कुछ दिन पहले खबर आई कि सारे आरोप झूठे थे और उनको अदालत ने बरी कर दिया, तो बेचारे ऐसे ही मजाक मजाक में 2.5 साल जेल में रह गए। तो ये जो एक प्रवृत्ति बढ़ी है कि खास तौर पे अगर आप एक खास पहचान से आ रहे हैं तब तो तुरंत ही आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और मीडिया में कुछ ऐसा माहौल बना दिया जाएगा, कुछ तो गलत किया होगा। तो इसने भी इस प्रवृत्ति को रोका है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि इसका रास्ता यही है कि हम सब लोग थोड़ा जो एक कॉन्फर्मिज्म है, प्राधिकार या जो अधिकारी उनकी बातों को आलोचनात्मक तरीके से लें। सीधे तौर पे कोई जरूरी नहीं कोई रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी का ही विरोध हो। जैसे जो पीयूष जी ने कहा कि अगर हमारे यहाँ क्लास में या स्टाफ रूम में ये प्रपोजल आता है कि एक कैमरा लगाया जाएगा, तो हम सब लोग उसको थोड़े गहराई से सोचे। सिर्फ इस आधार पे अपने ओपिनियन ना बना ले कि प्रिंसिपल साहब कह रहे तो सही ही कह रहे होंगे और कौन इनकी बात का विरोध करके एक पंगा ले, तो ठीक है ऐसे चलने दो, उनकी नजर में क्यों आना। तो या फिर क्लासरूम में ही टीचर जो है क्लास में नहीं आ रहा, तो विद्यार्थी के रूप में अगर हम ये सोचें कि अच्छा ठीक है नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, कुछ कुछ चीजों को दे देंगे, इंटरनल्स में अच्छा मार्क्स दे देंगे, क्यों पंगा लें। तो छोटे स्तर पे जो हम थोड़े सीखेंगे तो शायद हम जो एक बनी हुई स्थिति है उसको संभाल पाएंगे। और वो चीज फिर सरकार की नीति की आलोचना करने लगता है कि अगर हम अपने अंदर इस आदत को बनाए कि जो चीजें चाहे परंपरा से आ रही हो चाहे मौजूदा व्यवस्था, देखिए सवाल यही है कि नागरिक समाज या एक विद्यार्थी एक शिक्षक के रूप में अपनी भूमिका को ऐसे निभा सकते हैं। और बाकी हर किसी की अपनी अपनी भूमिका है, राजनीतिक दल अपने तरीके से कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उनकी जिम्मेदारी है। ये मेरा एक है, कोई परफेक्ट नहीं है। इसी में एक चीज और ऐड कर दूंगी आशीष जी के उसमें कि जैसे सर ने कहा कि अब स्ट्रेटेजिकली चीजें करनी पड़ती हैं। हम लोग खुद रोज रोज यही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और आसपास के लोगों से भी जब बात करते हैं तो हम लोग यही देखते हैं, जैसे कई बार हमारी यूनिवर्सिटी में भी या स्टूडेंट्स का या एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी इशू उठता है तो उसमें हम लोग यही कोशिश करते हैं कि कैसे टारगेटिंग ना हो जाए। कि जब आप बात करते हैं, क्योंकि टारगेटिंग का स्कोप आपने सही कहा कि बहुत बढ़ गया है, कोई सामने नहीं आना चाहता है। यहाँ तक कि एक छोटी सी बात बताऊं कि हमारे कुछ स्टूडेंट्स थे PhD स्कॉलर्स जो कि क्योंकि हम लोग स्मार्ट सिटी के दौर में हैं और हर जगह स्मार्ट सिटी
पर बहुत इन्वेस्टमेंट चल रहा है, तो काफी चीजें खराब भी हो रही हैं, तो उसमें ये कोशिश हो रही थी कि कुछ कंट्रीब्यूशन भी हो जाए। तो लोगों ने कहा कि भाई सैनिटरी नैपकिन्स या कम से कम जो पब्लिक टॉयलेट्स हैं वहां पे फीमेल्स को भी अपॉइंटमेंट दे दिया जाए तो बेहतर होगा। तो केवल ये छोटा सा प्रपोजल उन लोगों ने डिसाइड किया कि ये हम बना के नगर निगम को देंगे। लेकिन फिर जब जिस दिन जाना था उस दिन जो मेन इसमें कंट्रीब्यूटर्स थे वो स्कॉलर्स, उनको डर लग गया, उन्होंने बैक ट्रैक कर लिया कि नहीं ये हम नहीं लीड लेंगे। अरे मैंने कहा लीड लेना तो अच्छी चीज है, तो बोल रहे नहीं लीड उनको लग रहा है कि लीड लेना मतलब आप ही हैं। अब लीडरशिप की जो वैल्यूज हैं वही चेंज हो चुकी हैं। अब आपको लीडर नहीं माना जाएगा, अब आपको प्रॉब्लम क्रिएटर माना जाएगा। तो लीडर से प्रॉब्लम क्रिएटर जो बनने का प्रोसेस हुआ है, जहां हम लोग पहुंच गए हैं, तो अब कैसे इसको हम वापस लीडरशिप वैल्यूज लाएं, ये एक अपने आप में स्ट्रगल है। लेकिन इसको बहुत स्ट्रेटेजिकली, कि फिर कुछ लोग जो जाना चाहते थे, फिर ये आ रहा था कि भाई यूनिवर्सिटी भी डर रही है कि पता नहीं ये लोग क्या करेंगे, परमिशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो फिर एक चीज ये आती है जो कि एनवायरमेंटल मूवमेंट्स में बहुत देखा गया है कि जो सेंस ऑफ पब्लिक है, कि वो जरूरी नहीं है कि आप कहीं से अफिलिएटेड हैं किसी इंस्टीट्यूशन से, किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन से ही, आप सिटीजन भी हैं। आप अपने छोटे छोटे ग्रुप्स बनाकर कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें कर सकते हैं जिसमें ऐसा कोई क्लैश नहीं दिखेगा आपको स्टेट सिस्टम या इंस्टीट्यूशंस के साथ। आप बहुत ही स्ट्रेटेजिकली, टिम जैक्सन एक डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट हैं, वो कहते भी हैं कि हम अपनी बात हमेशा कॉन्फ्रंटेशनल तरीके से नहीं रखें। ये भी हो सकता है कि हम स्टेट की भी मदद कर रहे हों उस चीज में, तो स्टेट को ऐसा किस तरह से स्ट्रेटेजिकली हम अपनी बात रखें और किन मुद्दों को हम यूज कर सकते हैं। जैसे कश्मीर में मैंने देखा कि अब जैसे कि ट्रैफिकिंग का मामला, पहले केवल कश्मीर में पॉलिटिक्स, अब जब जर्नलिस्ट्स पर इतने रिस्ट्रिक्शंस लगने लगे तो उनको अपने इश्यूज अब वो स्ट्रेटेजिकली चूज करने पड़ रहे हैं कि अब वो सीधे सीधे अगर पॉलिटिक्स की बात नहीं कर पा रहे हैं तो वो कुछ और बात, अब वो इंटरनेशनल जर्नल्स की तरफ लिखने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर यहाँ वालों के ऊपर क्रैकडाउन हो भी गया तो फिर कहीं ना कहीं एवेन्यूज तो हमें ये स्ट्रेटेजिकली देखने पड़ेंगे। एक तो एवेन्यूज कि हम कौन से प्लेटफॉर्म्स यूज कर सकते हैं स्ट्रेटेजिकली जिन पे सीधे कोई असर नहीं हो, और दूसरे कि हम कौन से मुद्दे ऐसे उठा सकते हैं कि बातचीत चलती रहे और इतने रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद डायलॉग ना रुके और कुछ मुद्दे हमेशा उठते रहें। तो एक स्ट्रेटेजिक 2 लेवल पे, कि इश्यूज के लेवल पे स्ट्रेटेजिकली इश्यूज उठाएं और प्लेटफॉर्म के लेवल पे कि स्ट्रेटेजिकली प्लेटफॉर्म चूज करें। मैम, वन मोर क्वेश्चन। मैम, वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, बट फिर भी हम जो है डेमोक्रेटिक जो इंडेक्स आता है डेमोक्रेसी का, उसमें हम बहुत नीचे हैं, क्यों? सर पहले आप बोलना चाहेंगे? नहीं, मुझे लगता है कि उसका रीजन वही है जो कि काफी आपके सवाल में ही साफ है कि उसके, और हमारी बातचीत में भी आया कि प्रोसीजरली तो कई प्रॉब्लम्स हैं ही। इसके अलावा जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात है और जिस तरीके से मीडिया अपने आप को कंडक्ट कर रहा है, उन सब चीजों को मिलाकर एक लोकतंत्र का जो माहौल बनता है, और सामाजिक स्तर पर भी काफी कुछ बदलने की जरूरत है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो एक प्रैक्टिकल रीजन के रूप में हम देख सकते हैं। तो एक प्रैक्टिस के रूप में जब लोकतंत्र आता है तो लोग उस पर सवाल उठाते हैं, पर मुझे लगता है कि हम उन देशों में से एक है, थोड़ा सा खुद पे हम खुश भी हो सकते हैं जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो आज़ाद हुए, लेकिन आज़ाद होने के बाद अधिकांश देशों में किसी न किसी रूप में तानाशाही आ ही गई 10 साल के भीतर, 5 साल के भीतर। लेकिन वो हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हुआ। तो जो हमारे प्रोसेसेस हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, और जो अलग अलग वेस्टर्न स्टडीज़ हैं उनमें जिन इंडिकेशंस का यूज़ किया जाता है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो शायद हमारे देश में अभी वो बनने की प्रक्रिया में है। हम ये जैसे मैंने उदाहरण दिया था मीडिया की स्थिति में डोनाल्ड ट्रंप के इंटरव्यू का, तो उस तरह की चीज़ें हमारे यहाँ नहीं है। फिर जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते थे कि जो हमारा समाज मूलतः एक अलोकतांत्रिक समाज है, तो उस दिशा में भी बढ़ने की ज़रूरत है। तो ये बहुत सारे पहलू हैं जिनको कि हम देख सकते हैं कि जब भी हम लोकतंत्र की बात करेंगे तो इन सारे इंडिकेशंस का उपयोग करेंगे जो हिंदुस्तान में उसमें काफ़ी पीछे जाता है। और
सकारात्मक बात यही है कि फिर भी हम देखेंगे कि हमारे लोकतंत्र के ही कारण जो बहुत सारे वंचित समूह हैं वो अधिकारों को हासिल कर पाए हैं, वो अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और कोई भी सरकार हो वो कितनी भी बेरहमी से सत्ता का दुरुपयोग कर रही हो, उसके भीतर चुनाव में हारने का एक भय रहता है, और वो अलग अलग तरीके से चुनावों को मैनेज करने की कोशिश में ही दिखती है। तो अभी तक तो ये बचा हुआ है। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि जहां से हमने अपनी यात्रा शुरू की थी, वहां से अपने लोकतंत्र पर गर्व करने लायक हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। तो यही आपके सवाल का एक छोटा सा जवाब है। हालांकि जो आप सवाल पूछ रहे हैं उसके कुछ न कुछ जवाब आपके दिमाग में है ही, हम भी उसे दोहरा रहे हैं, अलग से बात है। जी मैम, इसमें यही एक चीज है जो आपने कहा कि जैसे कि हम देख रहे हैं कि जैसे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस और डेमोक्रेसीज बन रही थी और जिसमें उसमें डायलॉग हो रहा था, तो उसमें एक चीज ये आ रही थी, एक चीज ये देखी गई है कि जब तक डेमोक्रेसी कंसोलिडेट बहुत नहीं होती है तब तक बहुत चांस रहता है, और लिबरल डेमोक्रेसी जब तक बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस में बंद नहीं जाएगी तब तक बहुत स्कोप रहेगा उसमें कि चीजें आप इंटरवीन करते रह सकते हैं। तो लिबरल डेमोक्रेसी के इतने क्रिटिसिज्म होने के बाद भी अभी भी ये हमें बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन क्यों लग रहा है, क्योंकि ये कंसोलिडेट अभी भी नहीं हुई है, और इंडिया में तो उतनी ज्यादा कंसोलिडेट नहीं हुई है। इसके जैसे सर ने कहा कि इसका नेगेटिव पॉइंट भी है लेकिन पॉजिटिव बहुत है कि बहुत ज्यादा कंसोलिडेट नहीं भी हुई है, तो ये अच्छी भी बात है। जैसे हम अमेरिका में भी देख रहे हैं कि वो तो बहुत एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी कहलाते हैं, लेकिन वाइट सुप्रीमेसिस्ट्स वापस इतना असर्शन और हर तरह से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमें वर्ल्ड ओवर दिख रही हैं चीजें, ये पैटर्न्स हैं, ये पैटर्न्स कॉमन पैटर्न्स हैं। ये कई बार हम बहुत ही लोकल लेवल पे अगर सोचते हैं तो लगता है ये केवल यहीं की एक परेशानी है। ये डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक आइडियाज का ही अपने आप में स्ट्रगल है, जिसका एक ही सोल्यूशन है कि डायलॉग इश्यूज ये किसी न किसी लेवल पे अपने छोटे छोटे लेवल पर इसको एड्रेस करते रहें। तो हम बहुत घबराए ना कि ये इंडेक्स में बहुत नीचे जा रहा है, लेकिन हाँ, इससे अलर्ट जरूर रहने की जरूरत है कि इतना नीचे जा रहा है तो उसको किसी तरह से हमें ऊपर लाते रहना है कुछ ना कुछ करके। तो बिल्कुल, क्योंकि कंसोलिडेशन भी बहुत अच्छा नहीं है कि बहुत ज्यादा क्रिस्टलाइज हो जाएगी। जो इंस्टीट्यूशंस हैं अभी वो मैलेबल हैं, अभी वो मोल्ड हो रहे हैं और अच्छा है, वो आगे पीछे होते रहेंगे तो अच्छा है, लेकिन हाँ बहुत ही डिप कर जाएगा उतना नहीं होने देना है। बिल्कुल जी मैम, कॉमन मैन का जो कंट्रीब्यूशन हो सकता है इसमें, आर्टिकल्स लिखना या अपनी वॉइस रेज करना इसके अगेंस्ट, यही सब तो हो सकता है फिर? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत लेवल पे, जैसे मैंने कहा कई प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं। और सोशियोलॉजी में क्योंकि मेरा जो मेन डिसिप्लिन है सोशियोलॉजी भी है, तो उसमें ये देखा गया है कि आप नेटवर्क्स बनाएं। जैसे सर का अपना यूट्यूब चैनल भी है, डायलॉग भी करते हैं, क्लासेस में भी बात करते हैं, हम लोग भी यही कोशिश करते हैं। तो इसमें ये है कि आप जैसे आप मान लीजिए एकेडमिक फील्ड से हैं, लेकिन आप जो आपके दोस्त होंगे, आप कोई इंजीनियर्स होंगे, लॉयर्स होंगे, उनके साथ मिल के भी कलेक्टिव्स बनाएं और उनसे भी बातें, क्योंकि कई बार हम अपने बबल में रह जाते हैं तो हम सोचते हैं कि ये बात तो हमारी समझेंगे ही नहीं। हम जो हमारे यहाँ आ रहे हैं, हमारी काम में मदद कर रहे हैं, उनसे भी बात करें। मैंने देखा ये तो बहुत फर्क पड़ता है। हमारे यहाँ ऑफिस में ही जो MTA स्टाफ है, मल्टीटास्किंग स्टाफ, उनकी वाइफ, मुझे याद है कि एक बार हम लोग बात कर रहे थे उनके यहाँ जाकर, उनकी गली में, और फिर उन्होंने कुछ किताबें मंगवाई मुझसे और फिर उन्होंने पढ़ा, और अब वो खुद लिखने लगी हैं कई चीजें छोटे छोटे लेवल पर और सोशल मीडिया में भी। तो फर्क पड़ता है। और आप कुछ लोगों के साथ बस ये हम ना सोचें कि ये हमारा दायरा इतना ही है और हमें इसी दायरे में लोग समझेंगे और उसी दायरे में हम बात कर सकते हैं, बाकी उस लायक ही नहीं है कि हमारी बात समझें या बात करने लायक। तो हम सबको फिर से यहाँ पे राइट्स की बात आ रही है, फिर से पार्टिसिपेशन की, हम कोशिश करें कि हर फील्ड के लोगों से हम बात करें, जिसको कहा जाता है पब्लिक। जॉन डुवी का एक कॉन्सेप्ट भी है पब्लिक, हाँ, कि वो पब्लिक्स कैसे वो क्रिएट करें। तो वो जरूरी नहीं है किसी इंस्टीट्यूशनल अफिलिएशन से हो, वो किसी भी, आप लिख कर सकते हैं, बात करके कर सकते हैं, ढाबे पे बैठकर आप बात करें, 2 लोग भी आपकी बात समझ गए तो फिर काम बन जाएगा। मैम चाय पर चर्चा, ऐसा कुछ? चाय पर, कॉफी पर, पानी पर। ओके मैम, थैंक यू। मैम एक क्वेश्चन है। मैम मेरा नाम दीपू कुमार है। दीपू, हाँ दीपू।
मैम हम ये देखते हैं कि हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। हम काफी गर्व करते हैं इस पर, लेकिन हमारी मीडिया जो है काफी नीचे 142 है और इससे भी वो काफी नीचे है। इसका क्या कारण हो सकता है मैम, थोड़ा हमें समझाइए। जी मैं बोल देती हूँ, फिर कमल सर इस पे बोलेंगे। मैं पत्रकार भी रह चुकी हूँ पहले फुल फ्लेजेड, तो मैं थोड़ा सा शायद इनसाइडर व्यू भी आपको दे पाऊंगी। तो ये बहुत पुरानी बात, मैं बहुत पहले थी पत्रकार, और अंदर से मैं देख पा रही थी चीजें। तो पहले कहा जाता था कि 3 C's हैं, 3 C's, जिसमें कि 2 मैं आपको बता, 3 की क्रिकेट, क्राइम और सिनेमा। ये कहा जाता था कि ये बिकता है और इस पे स्टोरीज आपको खूब करके लानी है। और जब से हम देख रहे हैं कि 2000 ऑनवर्ड्स 24 आवर्स चैनल आना जब शुरू हो गए हैं, तो इसमें जो होड़ है, इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो हम प्रॉब्लम मार्केट की देख रहे हैं, जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट और ये चीजें बढ़ रही हैं, वो मीडिया में भी उसी तरह है। ऐसा नहीं है कि अब जर्नलिस्ट्स को खतरा नहीं है, अब ऑर्गेनाइजेशंस का, क्योंकि अगर प्रॉफिट नहीं होगा, जैसा कि हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया प्रॉफिट ओरिएंटेड है बहुत ज्यादा, तो आपके ऊपर हमेशा एक तलवार लटकी हुई है। तो आप पे प्रेशर बहुत है कि हर इंसान को, अपने दोस्त को भी स्टोरी में तब्दील कर देना। तो कई बार मीडिया पे इस तरह के प्रेशर्स, जो हम कॉमन एक कह रहे हैं, मीडिया हाउसेस की बात करें, लेकिन वहीं पे हम देख रहे हैं कि जो वेबसाइट्स हैं, वेब पोर्टल्स हैं, जो छोटे छोटे लोगों ने इनिशिएटिव्स लिए हैं, वो भी पनप गए हैं इस दौर में। तो आप, मेरा आपसे भी ये सवाल है कि आप इसको कैसे देख रहे हैं कि बड़े मीडिया हाउसेस जहां पर अपनी जिम्मेदारी में कहीं कहीं चूक रहे हैं, वहीं जो छोटे इनिशिएटिव्स हैं वो काम भी कर रहे हैं, वो बहुत ही मेहनत और बहुत दिलेरी के साथ काम कर रहे हैं। तो दीपू, आप कैसे देख रहे हैं इस कॉन्ट्रडिक्शन को? मैं इसको देखता हूँ कि हमारे देश जैसे काफी बड़ी लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी माना गया, फोर्थ पिलर माना गया, तो इसको इतने नीचे है, तो इस पर थोड़ा सा गंभीर विषय बना हुआ है। सर मेरे मन में लगता है कि हमारी मीडिया निष्पक्ष नहीं है। स्वतंत्र तो नाम है, लेकिन स्वतंत्र से काम नहीं पा रही है। कहीं ना कहीं सब पक्ष से प्रेशर इस पर बना हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है ही, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा कि ये इंडिपेंडेंट भी नहीं है और निष्पक्ष भी नहीं है। इसमें बायसेस भी हैं और ये डिपेंडेंट है बहुत चीजों के लिए, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट हो। एक तो बिजनेस स्ट्रक्चर, बिजनेस मॉडल जो है हमारे मीडिया हाउसेस का, टाइम्स ऑफ इंडिया का बड़ा अच्छा समझाया जाता है कि कैसे जो मीडिया का बिजनेस मॉडल जो हो चुका है, वो उसमें फंस गए हैं, ये भी बात है। और हमें ये भी कोशिश करनी है कि केवल हम बहुत सतही तरीके से उसका क्रिटिसिज्म ना करें, बल्कि चीजों को समझें, इकोनॉमिकली भी, पॉलिटिकली भी, और बिजनेस मॉडल्स को समझें कि अब ये ऑर्गेनाइजेशन, अब मीडिया हाउस केवल ये नहीं रह गया, जैसे आपने कहा कि फोर्थ एस्टेट है और ये अकाउंटेबिलिटी सीकर है और ये लोगों की जवाबदेही मांगेगा। अब ये प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस भी हो चुकी हैं और ये शायद रोल अब प्राइमरी हो गया है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अब हमें क्यों नहीं दिखते हैं और इतना नीचे जाते हुए क्यों दिख रहे हैं। तो अब उन मीडिया का कहना है, जो मीडिया हाउसेज हैं, कि हमारे व्यूअर्स ही ऐसे हैं कि उनको वो चाहिए, अगर ऐसा नहीं होता तो हमारा एक दिन भी नहीं चल पाता। तो आपको क्या लगता है कि व्यूअर्स को फिर कैसे एजुकेट किया जा सकता है? क्योंकि जो मेजर पावर है जहां से इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन होता है वो तो मीडिया हाउसेज ही हैं, और इतना बड़ा जो उनके पास फैसिलिटी है वो बहुत छोटे लेवल पर नहीं हो सकता है, तो होगा तो वहीं से। तो आपको क्या लगता है कि व्यूअर्स का क्या रोल है इसमें? व्यूअर्स क्या कर सकते हैं, या वो बस पैसिव व्यूअर्स और पैसिव ऑडियंस हो चुके हैं? जैसे कि हैना एरेंट सर, कमल सर आ गए स्क्रीन पर, तो वही मैं उनसे भी कहूंगी इस बात को थोड़ा आगे बढ़ाएं कि जो हैना एरेंट कहती थी कि सोशल का जो आइडिया है, कि लोग इंडिविजुअल अपने क्या खा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, इस पे ज्यादा फोकस करने लगेंगे सोशल प्लेटफॉर्म्स में भी, और जो एक्चुअल पॉलिटिकल डिबेट्स हैं, जो एक्चुअल सोशल इश्यूज हैं, वो कहीं ना कहीं पीछे हो जाएंगे, जैसा कि हमें मीडिया में भी दिख रहा है। और जिस तरह का मीडिया आ गया है, जो कि लगता तो है कि डिस्कशन और डिबेट कर रहा है, लेकिन उसमें व्यूअर्स का पार्टिसिपेशन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। और इसमें एक और चीज लाऊंगी, OTT प्लेटफॉर्म।
तो ये जो केरला के डायरेक्टर हैं अदुर गोपालकृष्णन, तो ये भी कहते हैं कि जो सिनेमेटोग्राफर हैं, जो साउंड आर्टिस्ट हैं, जो लोग इसके लिए काम करते थे, एक तरफ हम देख रहे हैं कि ये बहुत डेमोक्रेटिक लग रहा है, OTT प्लेटफॉर्म जो नेटफ्लिक्स हैं और इस तरह की चीजें, लेकिन दूसरी तरफ जो लोग, जो आर्टिस्ट, जो छोटे लेवल पर, जो लेकिन टेक्निकल लेवल पर काम कर रहे थे आपको वो एक्सपीरियंस देने के लिए, तो वो ऑडियंस अब इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं उस तरह से, क्योंकि OTT में आप कुछ खाते हुए, कहीं थोड़ा जाते हुए, पॉज करते हुए देख सकते हैं, तो आप एक्सपीरियंशियली इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। तो ऑडियंसेस या व्यूअर्स या पार्टिसिपेंट्स अब उस तरह से इन्वॉल्वमेंट उनका खत्म, वो पैसिव होते जा रहे हैं, जैसे पहले भी हम लोगों ने बात की थी। तो सर इस बात को आप भी थोड़ा सा अगर समझाने की कोशिश करें। मैं बस 2 मिनट के लिए बाहर गया था, तो मैंने आपकी बातों को सुना और मुझे बस ये लगता है ना कि जो मीडिया की जो भूमिका है, एक चीज जो मेरी समझ में आती है वो ये है कि बाकी बहुत सारी चीजें तो आप खुद जानते हैं, मतलब मिसाल के तौर पर हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट वाली बात, और दूसरी बात हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा सत्ता के प्रति आकर्षण, तीसरी बात हम कह सकते हैं कि प्रतिरोध करके मुश्किल में ना डालने की सोच या प्रवृत्ति, चौथी बात कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई जो अभी मौजूदा शासन व्यवस्था है, सिर्फ इसलिए लोग उससे नहीं जाते हैं उनको लालच है, बल्कि वो जिस सामाजिक समूह से आते हैं वो इसी सोच को लेकर आते हैं। तो आमतौर पे जिसको हम मुख्य धारा की मीडिया कहते हैं, उसमें कोई बहुत पहले एक सर्वे हुआ था और मंडल साहब हैं, उन्होंने किया था, दिलीप मंडल साहब, तो उन्होंने बोला था कि मुझे सही आंकड़ा भी याद नहीं है, पर ओवरवेलमिंगली लाइक 85 to 95% के बीच में कहीं सारे के सारे अपर कास्ट के लोग हैं। तो जिस सामाजिक बैकग्राउंड से वो आते हैं उन्हें ये सारी चीजें अच्छी लगती हैं कि भाई ये जो भी सरकार कर रही है उसमें उनको थोड़ा सा जैसे बचपन से उनका लालन पालन हुआ है उसको ठीक लगता है। तो वो जो सबका रिप्रेजेंटेशन नहीं होना भी एक बड़ा कारण इसका है। लेकिन उसके बरक्स मुझे लगता है कि जो सोशल मीडिया का एक दौर आया है जिसमें कि बहुत सारे लोग अब कम से कम मैं अपनी बात तो कहूंगा कि मैं कभी कभी इंटरटेनमेंट के लिए हल्का सा आज तक में कुछ एक आध टीवी डिबेट देख लेता हूँ, अदरवाइज ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें मैं सत्यहिंदी.com देखता हूँ, या फिर जो अनजान साहब हैं उनका वो देखता हूँ, रवीश कुमार का देखता हूँ। मतलब मैं अपनी बात कह रहा हूँ, और भी लोग ऐसे होंगे या ऐसे नहीं भी हो सकते हैं। कुछ लोग जो मैं बोल रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को ये सच में ये सारी चीजें अच्छी लग रही होंगी और उनको लगता होगा कि मीडिया ने अगर विपक्षी दलों की तीखी आलोचना की तो सही है, क्योंकि मैं उस सोच को मानता हूँ, ठीक है। और कुछ लोग होंगे जो नहीं मानते, तो एक पोलराइजेशन जैसा तो जरूर हुआ है। तथ्य जो है उनके साथ खिलवाड़ करने की प्रवृत्ति भी बढ़ी है, कई लोग तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करते हैं। तो मुझे लगता है कि फैक्ट जो है वो सही तरीके से कोई रखे और फिर अपना विश्लेषण दे जिसपे वो एक पक्ष की तरफ झुका है तो वो भी सही है। लेकिन शायद हमारे देश में वो चीजें इस रूप में हर तथ्य को भी प्रस्तुत किया जाता है जिससे कि मौजूदा सरकार को बचाया जा सके और सारी की सारी जिम्मेदारी विपक्षी दलों पर डाली जा सके। तो ये मुख्य धारा की मीडिया के बारे में है, और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसका एक बड़ा कारण ये है कि वहां पर एक छोटे सामाजिक तबके के लोगों का ही प्रभुत्व है। और दूसरा मैं भी ये बात बोलना चाह रहा हूँ कि इसके बरक्स एक सोशल मीडिया भी उभरी है। तो जो आपका जो सवाल है उसका जवाब इसी में निहित है। और जो तनुशिखा जी ने कहा वो बिल्कुल सही बात है कि हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि पूरी की पूरी जो मुख्य धारा की मीडिया है उसमें भी यही स्थिति है। उसमें भी कई सारे ऐसे वॉइसेस हैं जो प्रिंट मीडिया में हैं और जो जमीनी स्तर पर काफी अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये जो पूरा वेस्ट का जो एक आता है ना इंडेक्स बनाने वाली बात, तो उसमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसको सिर्फ हम इसलिए नहीं नकार सकते हैं कि वो वेस्ट की तरफ से हैं, लेकिन शायद वो इंडियन सिचुएशन के प्रति और ज्यादा उनको सेंसिटिव होने की जरूरत है। क्योंकि जैसे कि हम कहें कि अगर आज राम रहीम जेल में है, वैसे अभी वो पैरोल पे है पर वो फिर भी जेल में अगर एक ऑफिशियली हैं, तो उसके पीछे कारण ये था कि एक व्यक्ति थे, मुझे भी उनका नाम याद नहीं आ रहा है, एक पत्रकार थे, वो 1 रुपए का अखबार निकालते थे और उन्होंने सबसे पहले रिपोर्ट किया कि राम रहीम किस तरीके से गलत काम कर रहे हैं। और उसके बाद वो मामला चला, उन पत्रकार की हत्या भी हो गई और बाद में राम रहीम को इस तरीके से सजा हुई। तो कई सारे लोग हैं जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन शायद वो जो पूरा इंडेक्स है वो ओवरऑल सिचुएशन को दिखाता है, जो हमारे लिए एक तरीके से आईना भी है, तो उसको हम खारिज नहीं कर सकते हैं। पर मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इसको कॉम्प्लेक्स तरीके से भी देखने की जरूरत है कि हम कैसे इस चीज को
अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। और शायद पत्रकार लोगों की लेजिटिमेसी भी अपने आप में सवालों के घेरे में आई ही है बहुत सारे लोगों के निगाह में, कि उन्हें साफ तौर पर लगता है कि कुछ चीजें गड़बड़ चल रही। तो मैं मतलब कोई सीधा तौर पर जवाब तो नहीं है, हम लोग बातचीत ही करें, तो मैंने कुछ पॉइंट्स ऐसे रखने की कोशिश की। हम लोग आधे घंटे आगे आ गए हैं, तो जी। तो अगर और कोई सवाल नहीं है या कोई अपनी बात नहीं कहना चाहता है, तो मुझे लग रहा है ये अच्छा नोट है जहाँ पे हम इसको। हेलो श्यामवती जी मैम, मैं श्यामवती बंजारा, मैं तुलसी महाविद्यालय से। जी मैम, आप सभी इसमें इस मीटिंग ऐप में समस्त सर और मैम और अल स्टूडेंट को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप एक लोकतंत्र के विषय में चर्चा करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैम, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे जो भारत देश है, वो लोकतंत्र देश ही है, लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि लोकतंत्र की नींव को मजबूत बनाने के लिए मतदान आवश्यक है, क्योंकि इसमें आम जनताओं की भागीदारी बेहद महत्वपूर्ण रहती है। हमारे भारत देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। हमारे भारत देश के जो लोकतंत्र हैं, इनकी सरकार को बनाने में आम जनता की ही महत्व रहता है। तो मैं कहना चाहूँगी कि लोकतंत्र की जो पहचान है, वो है मतदान, क्योंकि इसमें आम जनताओं की बहुत ही भागीदारी और इसमें उनका सहभागी रहना बहुत आवश्यक है। मतदान हमारा अधिकार है, इससे ही जो हमारी सरकार है, इसी से बनती है। मैं कहना चाहूँगी कि इस मतदान के विषय में कुछ आप सब बताना चाहते हैं कि सबसे पहले तो हमें अगर लोकतंत्र में हमारे जैसे कि सरकार को मजबूत बनाना है, तो इसमें सभी जनताओं की इसमें सहभागी होना कितना आवश्यक है, तो इसके विषय में आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं समझ सभी सर और मैम से कहना चाहूँगी, तो कुछ विचार-विमर्श करें। मैं बस 2-3 चीज़ कहूँगा कि श्यामवती, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया, क्योंकि बात ये है कि ये पश्चिम में से ही ये समस्या शुरू हुई थी और हमारे देश में भी जो जिसको कि हम मध्य वर्ग कहते हैं, वहाँ तक ये समस्या पहुँची है कि लोगों को जो सबसे ज़्यादा पढ़ा-लिखा संसदीय क्षेत्र माना जाता है, पढ़ा-लिखा या ये कहा जाता है कि मिडिल क्लास के लोग रहते हैं दक्षिण दिल्ली को जहाँ से एक बार मनमोहन सिंह चुनाव लड़े थे 1999 में और चुनाव हार गए थे। तो इसलिए मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि मनमोहन सिंह चुनाव हारते, इसलिए कि वहाँ वोट प्रतिशत बहुत कम रहता है। तो ये जो एक प्रवृत्ति है ना कि हम लोग एक जो ड्राइंग रूम में लोकतंत्र की बात कर लेना पर मताधिकार का प्रयोग ना करना, अपनी इस सीमा को समझने की जरूरत है और लोगों को मताधिकार करना चाहिए। और यही एक लोकतंत्र को मजबूत बना सकता है, क्योंकि हालांकि हमने अपनी बात में लोकतंत्र के दूसरी दायरों की बात की, लेकिन अंत में जो आपने सवाल उठाया, मुझे लगता है बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि जो समाज में बदलाव होगा उसमें राज्य की सबसे बड़ी भूमिका रहेगी। राज्य का प्रतिनिधित्व सरकार के द्वारा किया जाता है, सरकार वोट से चुनी जाती है। तो अगर हम एक वास्तव में एक अच्छा लोकतंत्र स्थापित करना चाहते हैं, तो हम जिस भी सोच को मानते हैं, जिस भी पार्टी कार्यक्रम को मानते हैं, उसको हम वोट दें। और उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम वोट डालने के लिए बाहर जाएं। तो ये जागरूकता लाना बहुत जरूरी है, और जब तक ये जागरूकता नहीं आएगी तब तक लोकतंत्र जो है वो विमर्श में तो हम कोई भी बातें कहते रहें, लेकिन तब तक लोकतंत्र काफी कमजोर ही रहेगा। तो ये एक बुनियादी शर्त है लोकतंत्र को मजबूत करने की। और मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने इस बिंदु को ज्यादा सामने लाने के लिए एक प्रश्न किया। इसी में एक चीज है कि जो माइग्रेंट, एक रिसर्च आई थी सर, जिसमें ये देखा गया था कि जो माइग्रेंट पॉपुलेशन है जो अपनी जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो वो रजिस्टर नहीं कराते हैं ज्यादातर, जहाँ पे वो काम कर रहे होते हैं। तो उनका जो रजिस्ट्रेशन वोटर का वो अपनी प्लेस ऑफ ओरिजिन पे रहता है। तो रिसर्चर्स ने ऐसा किया कि जो लोकल लीडर्स थे वो जब मेल करते थे या उनको कांटेक्ट करते थे, तो कुछ को लोकल बन के किया और कुछ को माइग्रेंट बन के किया,
तो देखा गया कि उस रिस्पॉन्स जो माइग्रेंट्स के लिए आया वो बिल्कुल नहीं था, और जो लोकल के लिए आया वो थोड़ा बहुत था, उनको कंसिडर किया, क्योंकि लीडर्स भी ये मान के चल रहे हैं, या रिप्रेजेंटेटिव्स कहना बेहतर होगा, वो मान के चल रहे हैं कि माइग्रेंट्स जो हैं उनका वोट यहाँ है नहीं, तो उनके मुद्दे बहुत उठाना उतना जरूरी वो नहीं समझते हैं। तो या तो इसके लिए कोई सोल्यूशन बेहतर निकाला जाए डेमोक्रेसी में, कि जो माइग्रेंट पॉपुलेशन है, क्योंकि हर बार वापस जाना भी मुश्किल होता है, और जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भी इस बात को समझते हैं कि ज्यादातर लोगों का वोट यहाँ है नहीं जो माइग्रेंट्स हैं, और आज के दौर में इतना तेजी से माइग्रेशन है और सब कहीं ना कहीं बाहर जा रहे हैं, तो इसके लिए भी कुछ जो टेक्निक्स हैं वो हमें देखनी पड़ेंगी, उसको हमें डिवाइस करना पड़ेगा कि कैसे जो वोटर्स का जो भी इंक्लूजन है, वो चाहे माइग्रेंट पॉपुलेशन हो, चाहे वो पढ़ाई के लिए जा रहे हो, काम के लिए, तो उनको कैसे इंक्लूड कर लिया जाए, क्योंकि हर बार उनका वापस जाना मुश्किल है, और कई बार वो सोचते हैं कि क्योंकि बार बार माइग्रेट करना पड़ रहा है तो वो कैसे रजिस्टर करा पाए। तो ये देखा गया है कि माइग्रेंट्स की आवाज बहुत नहीं सुनी जाती है, या उनके मुद्दों पर बात नहीं हो पाती है, तो इसके लिए भी कुछ करना जरूरी है। तो ये बहुत जरूरी बात है कि कैसे वोट को भी जब हम देख रहे हैं तो वो केवल वोटर कोई होमोजेनियस ग्रुप भी नहीं है, सब लोग अलग अलग अपनी अपनी सर्कमस्टांसेस में हैं, तो उन सर्कमस्टांसेस को कैसे एड्रेस किया जाए। सर बिल्कुल, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। शायद कुछ एक ऐसा प्रपोजल सरकार की तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से आया है, अभी मैं उसके बारे में बहुत विस्तार से नहीं बता सकता हूँ, कई पॉलिटिकल पार्टीज ने उस पर क्वेश्चन भी किया है, और उसके पीछे इलेक्शन कमीशन की सोच जो यही है कि जो लोग अपनी जगह पे नहीं उनको वोटिंग राइट्स मिले। और तो इस डिबेट्स के बारे में बहुत ज्यादा वाकिफ नहीं हूँ, पर मैं आप सब लोगों से ये कहूंगा कि उसको देखें, मैं भी इसको देखूंगा कि विस्तार से किस तरह की चीजें। जी सर, खुद जागरूक बने और दूसरों को भी जागरूक करें। देश निर्माण में अपना मतदान ही तो है सर जरूर, जो कि अपने सरकार को मजबूत बनाने के लिए हम जैसे कि आम जनताओं एवं नागरिकों की इसमें सहभागी रहना बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण है ना? नहीं, ये बात बिल्कुल सही है श्यामवती जी, बस मैं एक ही चीज इसमें ऐड करूंगा कि ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन यही अंत नहीं है। इसके बाद जो हम लोगों ने बातचीत की ना, वो सारे पहलू भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, यानी कि घर के भीतर लोकतंत्र हो, दोस्तों के साथ संबंध में लोकतंत्र हो, हम सरकार को सवाल कर पाए, मीडिया हमारी सही हो, ये सारी बातें जो कई बार मतदान से आगे भी जाती हैं। तो हमें दोनों पहलू पर ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल, इन्फॉर्म्ड वोटर्स नहीं होंगे तो फिर वोट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अगर हम इन्फॉर्म्ड नहीं होंगे, हमको जानकारी के साथ हम वोट देने जाएंगे, तभी हमारे वोट का कोई मतलब रह जाएगा। तो ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर कि वोट देना तो जरूरी है, लेकिन वो वोट कहीं केवल फेस्टिवल में तब्दील नहीं हो जाए कि एक दिन जाते हैं सब और बड़ा मजा आता है वोट देने में। कई बार लोग इसको सेलिब्रेशन की तरह बस देखते हैं कि, क्योंकि मैंने कितने लोगों से पूछा कि आप क्यों वोट देते हैं, क्यों वोट देते हैं, तो वो कहते हैं कि बस अच्छा लगता है, सब जा रहे हैं तो जाते हैं। तो ऐसा भी वोटर हमें नहीं चाहिए। इन्फॉर्म्ड वोटर्स चाहिए जिनको पता हो कि वो क्यों वोट देते हैं, प्लस जैसे सर्कमस्टेंसेस, जैसे कि यहाँ वृंदावन अलीगढ़ के पास की कुछ जगह हैं जहाँ पर उन लेडीज का जो रह रही हैं उनके वोट, वो उनको भी वो चाहती हैं वोट देना, लेकिन वो समझ नहीं पा रही हैं कि उन्हें वोट क्यों देना है, क्योंकि कई बार अभी रिसेंटली भी बहुत मुद्दे उठे थे जिनको अपने घरों से निकाल दिया गया है और वो इधर रह रही हैं। तो ये भी बहुत जरूरी है हम सब एज वोटर्स कि केवल हम नंबर में नहीं तब्दील हो जाएं, हम उस चीज को समझें कि हम क्यों वोट दे रहे हैं और किन लोगों के लिए हम वोट दे रहे हैं। अपने लिए तो दे ही रहे हैं, बाकी और कौन कौन से मुद्दे हैं, किन किन इश्यूज से लोग जूझ रहे हैं, उनको समझते हुए वोट दें। तो बिल्कुल सर की बात सही है कि केवल वोट देना काफी नहीं है कि आपने अपना हक अदा कर दिया और आपने अपनी ड्यूटी कर ली, लेकिन इन्फॉर्म्ड वोटर होना बहुत जरूरी है। जी मैम, इसमें सबसे जरूरी है कि जागरूकता है ना, अगर जागरूकता रहेगी तो लोगों को जानकारी रहेगी। बिल्कुल सही बात है। जी सर, धन्यवाद सर और मैम, आप सभी को धन्यवाद। धन्यवाद श्यामवती जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो मुझे लग रहा है बहुत अच्छा मोड है जहाँ पे हम इसको रोक सकते हैं। सर जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सबका। अमित जी, हाँ जी हमें आभार व्यक्त करने का मौका दीजिए। जी 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 जी, मेरी आवाज? हाँ मैम, आवाज सही है। आप
आभारी रहना चाहिए। जी। सबसे पहले आप सभी को मेरा आदरपूर्वक नमस्ते। मैं पूनम धांडे इतिहास विषय की सहायक प्राध्यापक हूँ और शासकीय तुलसी महाविद्यालय अनूपपुर में पदस्थ हूँ। आज का हमारा ये जो ऑनलाइन संवाद कार्यक्रम है, जिसका विषय है अधिकार और लोकतंत्र। तो आज के इस ऑनलाइन प्रोग्राम में जो हम सब एक साथ बंधे हुए हैं, सबसे पहले तो मैं टेक्नोलॉजी को थैंक यू बोलूँगी, जिसकी वजह से इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से अलग-अलग जगहों से हम सब एक साथ जुड़े हुए हैं 1 घंटे से ज़्यादा हो गया एक्चुअली। तो आप सभी हमारे जो बीच उपस्थित हमारे जो आदरणीय अतिथिगण हैं, डॉक्टर कमल नयन चौबे सर और आदरणीय मैम डॉक्टर तरु शिखा सर्वेश मैम, शासकीय तुलसी महाविद्यालय अनूपपुर की ओर से बहुत-बहुत धन्यवाद मैं आप दोनों को देना चाहती हूँ कि आज के इस प्रभावशाली संवाद कार्यक्रम में, जिस पर हर छोटे-छोटे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई, मीडिया पर, अभिव्यक्ति पर, मतदान पर जो एक हमारी बच्ची ने बात रखी, तो इस सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। तो आज के हमारे बीच जो उपस्थित जितने भी विद्यार्थी हैं, आज के संवाद कार्यक्रम से निश्चित रूप से, संवाद कार्यक्रम नहीं कहना चाहिए, ज्ञानवर्धक संवाद कार्यक्रम से हमारे बीच उपस्थित समस्त श्रोतागण, पीयूष सर, अनूप सर और समस्त विद्यार्थियों को निश्चित रूप से फायदा मिला होगा। आप जैसे प्रतिभा संपन्न अतिथि गणों को यहाँ आमंत्रित करने का जो अवसर हमें जिनके द्वारा दिया गया है, वो है हमारे संस्था के प्राचार्य और संरक्षक डॉक्टर जेके सन सर, जो हमेशा ही इस तरह के आयोजन करने के लिए हम सभी को प्रोत्साहित करते हैं। उनका भी मैं बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आज के संवाद कार्यक्रम के आयोजन समिति के संयोजक डॉक्टर अमित भूषण द्विवेदी सर, सह संयोजक विनोद सर, सभी आयोजन समिति के सभी सदस्य जिन्होंने अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया इस कार्यक्रम को सफल बनाने में और जिसकी वजह से यह पूरा कार्यक्रम इतना खूबसूरत हो पाया, उन सभी सदस्यों को मैं बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। अंतिम रूप से हमारे बीच उपस्थित जो श्रोतागण हैं और जो विद्यार्थी हैं, जिनकी वजह से हमें एक प्रेरणा मिलती है अच्छा करने की, जो हमें ऊर्जा देते हैं, उनको भी मैं बहुत-बहुत शासकीय तुलसी महाविद्यालय की ओर से धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू तरुशिखा जी, थैंक यू अमित जी और सभी लोग बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, समझ ठीक है। ठीक है, बहुत-बहुत शुक्रिया। सर बहुत मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा इस तरह के संवाद में, क्योंकि कॉन्फ्रेंस और डिबेट्स तो बहुत होती रहती हैं, लेकिन कभी भी बात ठीक से उतनी गहराई तक जा नहीं पाती है। और अमित जी सोच रहे थे कि ये कॉम्प्रिहेंसिव हो पाएगा कि नहीं इतने कम वक्त में, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि आपने इन सब चीजों को बहुत, हमारा दायरा और बहुत ही एक तरह से कहें कि डेंस रहा ये संवाद, वरना हम लोग को ये लग रहा था कि इतनी चीजें कवर कैसे हो पाएंगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि हम बहुत अच्छी तरह से कल्मिनेट कर पाए जहां हम पहुंचना चाह रहे थे। नहीं बिल्कुल, मुझे भी काफी अच्छा लगा और पूरी बातचीत और जो सवाल है उन सब चीजों से सीखने को काफी कुछ मिला। उम्मीद है कि ऐसा संवाद और आगे भी करते रहेंगे। जी जानते हैं सर, ऐसा पहली बार हुआ है कि मेरे विद्यार्थी सवाल पूछे हैं। ऐसा पहली बार हुआ है। बिल्कुल 3 सालों से 50 से ज्यादा प्रोग्राम ऐसे करवा चुका हूँ और ऐसा मैं पहली बार देखा हूँ कि मेरे विद्यार्थी सवाल पूछे हैं। तो प्रतिभागिता के हिसाब से, सक्रियता के हिसाब से, आवश्यकता के हिसाब से, और आज तो मैं स्वयं विद्यार्थी था। मैं समर सर को हमेशा देखा हूँ, सुना हूँ और देखता भी हूँ। तो मैं आज विद्यार्थी था, आप लोगों को सुन रहा था और डेमोक्रेसी से इतने सारे एस्पेक्ट, और जो जैसे सभी मैम बता रही हैं, जो कॉम्प्रिहेंसिव शब्द से थोड़ा मैं आशंकित था, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो सही शब्द कॉम्प्रिहेंसिव ही है। तो इस मामले में भी ये प्रोग्राम अच्छा रहा। हमारे प्रिंसिपल सर आए हुए थे, निश्चित थे, लेकिन प्रोग्राम शुरू होने की वजह से हम लोग बीच में उन्हें आमंत्रित नहीं कर सके और बाद में वे निश्चित नहीं थे। इसके बावजूद भी ये बेहद ही अच्छा रहा, अनुभव अच्छा रहा। और सर और मैम जब भी हम लोग आमंत्रित करें
तो ये समझिए कि आप जिन्हें ये बता रहे हैं ये वंचित हैं उनसे। तो इस हिसाब से थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। मैम आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। आशीष जी, प्रणाम सर। हाँ ये मैम सर बहुत अच्छा रहा कार्यक्रम। ये सब बाद में सबसे पहले मेरी तरफ से जो है उसे सब्सक्राइब करो, ताकि जो नॉलेज इंफॉर्मेशन है एक ऐसे समय में जहाँ पे इंफॉर्मेशन ही आना बंद हो गया है, अब आता भी है तो अजीब टाइप से इंफॉर्मेशन आते हैं। सरकार ने 2020 में सर्वाधिक सोने के मूर्ति विदेशों से भारत में लेके आई है, ऐसे इंफॉर्मेशन आते हैं जिसका कोई हम कहते हैं और क्वालिटी इंफॉर्मेशन बंद हो चुका है। तो जब हम लोग समझ से सुनते हैं या कभी तरुण से भी फोन से या मैसेज में बात हो जाती है तो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होता है। तो वो जो चैनल है नई तरह से मैं अपने विद्यार्थियों से यह मैं कह नहीं मतलब बता नहीं रहा हूँ, सीधे सीधे मैं बता रहा हूँ, आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो हम लोग कहते हैं ना ज्ञान का विस्तार होने जी अपना दे। तो सर मैं पुराना सब्सक्राइबर हूँ कमल सर का, और मैं बहुत लंबे समय से सुनता आ रहा हूँ इनको। आपने ही कमल सर का चैनल मुझे लिंक दी थी और लगभग 1.5 साल हो गए तब से मैं उस चैनल को कंटिन्यू मतलब कर रहा हूँ। काफी सारी चीजें जो है वहां से जानने को मिली मतलब मुझे, और बहुत इंफॉर्मेटिव चैनल है एक तरह से। जी तो सोशल जस्टिस का कॉन्सेप्ट सबसे पहले मैंने आपके चैनल से जाना था। जी सर, यहाँ पे सुन रहे सारे चैनल है इंफॉर्मेटिव नहीं है। जी नॉलेज बेस है। तुम देखना इसमें पाश्चात्य राजनीतिक दिशाओं से उनसे दिशाओं से ऊपर से इतने अच्छे वीडियो हैं, मेरे से ऊपर हैं, रॉल से ऊपर हैं, जो सॉफिस्ट हैं उनसे ऊपर है, उनसे भी पुराना कोई परंपरा है वो शब्द मैं भूल गया हूँ। सॉफिस्ट से पहले भी एक परंपरा है, उनसे भी वीडियो रहते हैं। तो हम नहीं कह सकते कि वो इंफॉर्मेशन है, वो नॉलेज है। जी तो धन्यवाद सर, वाकई बहुत अच्छा सेशन रहा और सर बहुत बहुत आभार आपका। दोबारा फिर जुड़ने का मौका मिले आपसे, यही उम्मीद करता हूँ। तो ऋषिका जी को विशेष रूप से धन्यवाद कि बातचीत हम लोग अच्छे से और मैं ये बाद में आपसे बात करूंगा, क्योंकि इनफॉर्मली हम लोग थोड़ा सा बात कर रहे हैं, 31 लोग ही हैं, कि अभी जो आप कश्मीर की बात कर रही थी, अगर आपके पास कभी समय हो तो हम लोग इसी तरीके से ऑनलाइन ही और परख के लिए कोई रिकॉर्ड करें जो आपके काम से जुड़ा हुआ है। जी बिल्कुल, बड़ा नहीं, 15-20 मिनट का, कि जो कुछ सवाल आए उसका जवाब दें। हाँ। तो उसका एक ऐसा मैं कुछ शुरू करूंगा जिसमें कि रिसर्च जो हम कर रहे हैं उसके आसपास बात हो पाए। जी तो बिल्कुल, मैं आपसे संपर्क करूंगा और उस पर बात करेंगे। जरूर, बिल्कुल फॉर्मल बात हो गई यहाँ पर। जी ठीक है, तो फिर बात करते हैं। सबको धन्यवाद, बाय बाय, मिलते हैं। बाय बाय।